नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे जुड़ गए हैं। शुक्रवार को बाजार ने शानदार तेजी देखी, ट्रिगर बना आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। आधे % का रेट कट करके आरबीआई गवर्नर ने सरप्राइज किया और यही नहीं, सीआरआर में भी 1% का कट किया। लेकिन आज सोमवार की सुबह सुबह जो ग्लोबल संकेत हैं वे भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन ट्रेड को लेकर बातचीत करने को लेकर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लंदन में दोनों देशों की बातचीत होगी। तो ग्लोबल हो या फिर लोकल हो, ट्रिगर्स पॉजिटिव हो और बाजार ऐसा लग रहा है कि अब यही नहीं रुकेंगे। 25,000 के ऊपर तो निफ्टी निकल गया है और आज फिर से निफ्टी बैंक में हम नया रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखेंगे। पूरी की पूरी तैयारी हम आपकी कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले 2.5 घंटे बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। स्टॉक्स होंगे, अपने एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग कॉल्स होंगे भर भर के। जो खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड उसका एनालिसिस करेंगे। रिपोर्ट्स भी कुछ इंटरेस्टिंग आएंगे ब्रोकरेजेस की तरफ से आरबीआई की पॉलिसी के बाद, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन 4 सबसे बड़े जो ट्रिगर्स हैं उनको फिलहाल स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों इन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। शुक्रवार को डाउ जोन्स हमने देखा कि 443 अंकों के आसपास की शानदार तेजी देखी। नेस्डेक में भी करीब 225 अंकों के आसपास की मजबूती रही। वजह यह है कि मई की जो जॉब रिपोर्ट आई वो बहुत ही शानदार आई। अनुमान था करीब 1.25 लाख नौकरियां जुड़ने का, नौकरियां जुड़ी करीब 1,39,000। तो ये एक ट्रिगर का काम किया और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार्ता होगी। स्कॉट बेसेंट है अमेरिका के वित्त मंत्री, उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल लंदन में पहुंच चुका है और चीन के वाइस प्रीमियर की अगुवाई में उनका जो ट्रेड नेगोशिएशन का जो दल है वो वहां पहुंच गया है। तो आज बहुत ही क्रूशल ये बातचीत होने वाली है, देखते हैं क्या निकल के आता है। उम्मीद करते हैं कि यहां से सुलह के ही आसार बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो रुख में भी हल्की हल्की से नरमी निश्चित तौर पर आई है। हालांकि जेरोम पॉवेल को लेकर लगातार वो हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें दरें घटाना चाहिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,150 के पार है। आज 70-80 अंकों के आसपास की तेजी पर शुरुआत के आसार दिख रहे हैं। क्रूड को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ने की उम्मीद है चीन से, तो क्रूड भी गर्म हुआ है। 66.5 के आसपास की प्राइसेस हैं ब्रेंट क्रूड के। और पिछले महीने भर की बात करें तो 12% के आसपास की तेजी कच्चे तेल में हो गई है। पिछले हफ्ते की बात करें तो 4% के आसपास की मजबूती क्रूड में हमने देखी है। एफआईएस की आपको ये 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग जरूर दिखेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से काफी बड़ी ये बाइंग हम कहेंगे। और डीआईएस ने भी करीब 9,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। तो फंड फ्लोज अच्छे हैं, डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल, दोनों तरफ से पुश देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में। एमएनएम का शेयर फोकस में रहेगा, क्योंकि मई में जो प्रोडक्शन है 28% बढ़ा है। एमएनएम का शेयर लगातार हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहा है और खास तौर से इनका जो एसयूवी वाला पोर्टफोलियो है वो कंपनी के शेयर धारकों के लिए खुशियां लेके आ रहा है। राइट्स के बीच में और हिंद कॉपर के बीच में करार हुआ है, इस पर भी हम नजर आगे डालेंगे। तो ये 4 बड़े संकेत है 4 तस्वीरों में। हालांकि संकेत आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे और बाजार के लिए ये निश्चित तौर पर बड़े ट्रिगर्स का काम करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, एक चीज़ आपको कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि आप जो है फ्राइडे को 8:30 बजे के पहले ही अभिषेक आपने कहा था कि अगर 50 बिप्स का रेट आता है कट और वो आया भी तो 1000 पॉइंट का रैली रहेगा। तो अभिषेक 800 पॉइंट का तो रैली आ गया, तो बधाई उसके लिए। लेकिन मानसी, ग्लोबल क्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी का इम्प्लाइड नंबर्स भी देखे तो इसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। मानसी, ग्लोबल क्यूज में क्या क्या आप पकड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शरद, ग्लोबल क्यूज की तो बात करेंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन और इनफैक्ट इसे हमें हमारे व्यूअर्स के सामने लगातार रखना चाहिए कि कंसेंसस और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है। ईटी नाउ स्वदेश ने इसके संकेत क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले इसका किस तरह इम्पैक्ट आ सकता है, 50 बेसिस पॉइंट्स की बात हमने रखी थी और इस बात पर बहुत लगती हुई। तो ऑफ कोर्स इसे तो हम, इसका क्रेडिट तो हम लेंगे ही लेंगे। और बिल्कुल ईटी नाउ स्वदेश लगातार कोशिश भी करता है कि आपको जो भी जरूरी जानकारी है और जो भी सारे ऑब्जर्वेशन हमारी तरफ से हैं, सही और सटीक राय आपको मिलती रहे। ग्लोबल बाजार की अगर बात करें, देखिए संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट सेटअप और इंडिसेस, साथ ही यूएस और एशियाई बाजार से पहले जो ट्रेड टॉक्स यूएस और चीन के बीच होने वाले हैं, ये आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इवेंट है। और लंदन में ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं, जहां पर दोनों देशों के प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव्स, अहम प्रतिनिधि जो हैं वो जुड़ेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट है, वाणिज्य मंत्री होंगे, चाइना के वाइस प्रीमियर होंगे और इन सभी के बीच बातचीत, ट्रेड टॉक्स जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। ट्रंप ने ये बात ट्रूथ सोशल पर भी कही और उनकी तरफ से ही पहल होती हुई भी दिखी है। तो टैरिफ को लेकर ट्रेड टॉक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हो सकता है आज शाम तक हमारे पास आए और दोनों देशों के बीच जो तनातनी थी वो तो हो सकता है कि कम होती हुई, खत्म होती हुई भी नजर आए। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ट्रेड टॉक्स हैं जो कि यूएस चाइना के बीच होने वाले हैं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा डेटा वाइज अगर आप देखेंगे, शुरुआत सीधा अमेरिकी बाजार से करेंगे। शुक्रवार का सेशन अमेरिकन मार्केट्स में काफी अच्छा देखने को मिला। नैस्डैक हो चाहे डाउ हो और S&P 500, इनफैक्ट S&P 500 में काफी अच्छी मजबूती काफी समय के बाद देखने को मिली। तीनों इंडिसेस आउट परफॉर्म कर रहे थे और इसके पीछे फैक्टर्स थे स्टॉक स्पेसिफिक। वहां पर भी जैसे भारतीय बाजार में काफी कुछ होता है वैसे हो रहा होगा, लेकिन इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, जो नॉन फार्म पेरोल के डेटा आए वो अनुमान से बेहतर आते हुए देखने को मिले। 1.25 लाख नौकरियों का अनुमान या कह सकते हैं कि था, जबकि करीब 1,39,000 नौकरियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आई। सो नॉन फार्म पेरोल के डेटा थे वो काफी पॉजिटिव थे, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर देखने को मिला। अमेरिका में बेरोजगारी दर बिना किसी बदलाव के 4.2% पर स्थिर रहा। ये डेटा कोई खास बड़े अट्रैक्टिव नहीं थे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही थे, लेकिन ऑल इन ऑल सेंटिमेंट जो है वो बेहतर था और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों में मजबूती के साथ हमने देखा थ्रू आउट द सेशन, फ्राइडे के सेशन में मजबूती का दौर देखने को मिला। टेस्ला का शेयर जहां पर बिकवाली देखने को मिली थी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच तकरार की खबर ये भी हमने आपके सामने रखी थी और कायदे से हमने आपको बताया कि आखिरकार हो क्या रहा है, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच फ्रिक्शन हो रहा है। सो उसके बाद टेस्ला के शेयर ने कह सकते हैं कि फील भी किया था, वहां पर गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन वहां से 14% टूटा था और टूटने के बाद रिकवर होता और शुक्रवार के सेशन में ऑलमोस्ट 3% के गेन्स देखने को मिले। 17 और 18 जून को FOMC की बैठक होने जा रही है और ये बैठक का जो है 18 जून को यूएस फेड की पॉलिसी के साथ क्लोज होती हुई दिखेगी। सो फेड पॉलिसी और उसके टेकअवेज पर भी और अनाउंसमेंट्स पर भी हमारी नजर रहेगी। ब्याज दरों को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने टेक्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पावेल को कोई ना कोई डिसीजंस लेने चाहिए। अब ये अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए बिकॉज येट अगेन दो बड़े कह सकते हैं कि यूएस मार्केट और यूएस के दो प्रतिनिधि जिनकी तरफ से एक टेक आता हुआ, पावेल क्या बात सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप की या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा डाउ और नैस्डैक में तेजी के साथ ही एंटायर सेशन, एंटायर वीक का अगर लेखा जोखा समझेंगे अच्छा खासा एक्शन। एशियाई बाजार मिले जुले हैं इस वक्त, दिक्कई में लगातार हम देख रहे हैं सेकंड ट्रेडिंग सेशन जबकि मजबूती है, 350 अंकों की मजबूती जरूर नजर आई और कोरिया में लगातार तेजी का दौर जो है वो जारी है। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर बात करें, मजबूत रोजगार आंकड़ों से सोने पर दबाव, सेफ हेवन पर, हालांकि चांदी तो लगातार कह सकते चांदी की चांदी हो रही है और उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पर भी आ रहा है, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट हो। चांदी जो है रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगातार छू रही है। क्रूड में मांग बढ़ने की उम्मीद से तेजी है, करीब $66 उसके भी पार जाता हुआ। सो कच्चे तेल की चाल का इम्पैक्ट किस तरह का पड़ता है इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.49% है और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें 99 के लेवल्स पर ये स्थिर देखने को मिली है। सो ऑल इन ऑल ग्लोबल सेटअप काफी ठीक ठाक है। यूएस और चाइना के बीच लंदन में होने वाले ट्रेड टॉक्स पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन जो है करीब 76 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत होने के पूरे संकेत। तो भारतीय बाजार के लिए इस वक्त ग्लोबल सेटअप जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय बाजार की अब बात करते हैं और फ्राइडे सेशन से ही भारतीय बाजार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की सौगात मिलना और उसके बाद मार्केट्स का उसे चेयर करना, बेंचमार्क इंडिसेस में बढ़िया एक्शन, बैंक निफ्टी में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की अगर बात करें ऑलमोस्ट 800 अंकों तक की मजबूती वहां पर देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में तो एक्शन था ही और ये सारी की सारी चीजों के साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स का भी लगातार घटना ये बाजार को काफी हद तक रिलीफ दे रहा था और इन सब के साथ एक और पॉजिटिव जुड़ा, वो था FIS की खरीदारी का आंकड़ा। FIS और DIS के डेटा पॉइंट स्क्रीन पर लेकर आएंगे और DIS तो लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट कर ही रहे हैं। 14th सेशन जब हम देख रहे हैं DIS की खरीदारी का दौर जारी है। अगर आप देखेंगे 2 जून से लेकर 6 जून के आंकड़े और ये 5 सेशन के अलावा लगातार DIS की खरीदारी। लेकिन अभिषेक देखिए FIS की तरफ से भी खरीदारी का दौर वापस लौटता हुआ और अब
ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि काफ़ी समय की बिकवाली या खरीदारी बिकवाली के आंकड़े के बाद अब वापस खरीदारी का पैटर्न जो है एफआईएस की तरफ से हो सकता है कि दिखना शुरू हो जाए। मानसी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए एफआईएस की 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग जरूर आई है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। डोमेस्टिक फंड ने शुक्रवार को बहुत ही जम के खरीदा है और 9000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग हुई है। शुक्रवार का सत्र बड़ा अमेजिंग रहा, और अमेजिंग इन द सेंस कि मतलब कौन उम्मीद कर रहा था। हम तो तर्कों के साथ कह रहे थे, हम मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करके ये बता रहे थे कि अगर 0.25% का रेट कट आए तो बाजार एक्साइट होगा नहीं। तो उन डेटा पर हमारी नहीं, सरकार की भी नज़र होती होगी और आरबीआई के ऑफिशियल्स वो भी नज़र रखते होंगे। और एक और चीज़ देखिए, वो बाजार नहीं सोचते हैं, आरबीआई कोई डिसीजन लेता है मार्केट नहीं सोचता है, वो तो सोचता है कि इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, लेबर मार्केट कैसा कर रहा है, रोजगार को लेकर देश में सिचुएशन क्या है, तो उसको थोड़ा सा पुश देना था और आरबीआई ने काम बखूबी किया। और सिर्फ रेपो रेट नहीं बल्कि सीआरआर में हमने देखा कि आधे परसेंट के आसपास की 1% की कटौती करने का फैसला किया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। तो सरकार और आरबीआई दोनों के थॉट्स काफी अलाइंड लग रहे हैं, और वो हमने पॉलिसी में उसका पूरी तरह से रिफ्लेक्शन देखा है शुक्रवार को। और बाजार को इसी ट्रिगर का इंतजार था, बाजार को भी, और मैं कहूंगा कि एफआईएस को भी इसी ट्रिगर का इंतजार था। एफआईएस देखिए बेचते बेचते अगर आप उनकी लॉन्ग शॉर्ट के रेशियो देखेंगे ना, तो लॉन्ग होल्डिंग इंडेक्स फ्यूचर में 16-17% की रेंज में आ गई थी, और अब ये शुक्रवार को बढ़ी है निश्चित तौर पर, और ये बढ़ के 21% पर आ गई है। हम कह भी रहे थे लगातार कि 20% के नीचे ऑलरेडी है, कितना बेचेंगे। मतलब ये अमूमन होता नहीं है कि एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग हो इंडेक्स फ्यूचर में 20% से कम यदा कदा ही होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि 21% पर आ गई है लॉन्ग होल्डिंग। और एफआईएस के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो करीब 1,30,000 से ज़्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, अब उसमें भी कमी आ रही है, वो है करीब 1,26,000 के आसपास। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में करीब 7,300 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि एफआईएस अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं, और एफआईएस की तरफ से अभी शॉर्ट कवरिंग बाजार में अभी आना ड्यू है। वो डीआईआईज भरपूर समर्थन दे रहे हैं, 9000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। तो अब जो शॉर्ट टर्म में जो बाजार के लिए जो थोड़ी सा ना हम देख रहे थे कि अच्छा बाजार चलेगा कैसे, वो ट्रिगर तो आ गया है, और यहां से अब लग नहीं रहा कि ये शॉर्ट टर्म में कोई बाजार के लिए स्पीड ब्रेकर है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई, दोनों देश अग्रीड हुए कि ट्रेड टॉक्स किए जाएं। लंदन में आज बातचीत होगी। स्कॉट बेसेंट, हॉवर्ड लुटनिक, जेमिसन ग्रियर, ये 3 बड़े ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के जो वहां पर मौजूद रहेंगे, और हे लिफेंग हैं चाइना के वाइस प्रीमियर, वो इस बातचीत को चाइनीज डेलीगेशन की ओर से लीड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बातचीत वहां से पॉजिटिव होगी। तो जो शॉर्ट टर्म में जो ये तनाव है ना कि अच्छा अब क्या होगा, ये टैरिफ वाले तनाव भी धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे, और बाजार मुझे लगता है कि यहां से तेजी अपनी जारी रखेगा। तेजी कहां पर होगी? जिन स्पेसेस में हमने शुक्रवार को तेजी देखी है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन की तेजी है, बहुत सारे बाजार में ऐसे लोग भी हैं जो फोमो वाले हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा शुक्रवार को तो खरीद नहीं पाए तो अब क्या करें, तो उनकी तरफ से बाइंग होगी। अब ये शेयर अभी ऐसा नहीं कि एक दिन की तेजी के बाद ये रुक जाएंगे, अभी और चलेंगे। हो सकता है कि ऊपरी लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन जो मोमेंटम है वो तेजी का रहेगा। तो बैंक, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, मैं उसमें कैपिटल गुड्स जोड़ूंगा, मैं उसमें इंफ्रा भी जोड़ूंगा, और कंजम्पशन को भी आप उसमें जोड़ दीजिए क्योंकि बेनिफिशियरी ओवरऑल तो होगा ही होगा। इन सेगमेंट्स में आप तेजी अभी देखेंगे। और मानसी, जो आप जिक्र कर रही थी कि इंडिया विक्स एक ट्रिगर है, देखिए हालांकि 15 के अगर नीचे गिरता गया ना तो बाजार को थोड़ा सा ना वो नैरो रेंज में डाल देगा। 15 के आसपास रहे ठीक है, 15 के नीचे आ गया इंडिया विक्स, 19 के ऊपर के हमने स्तर देखे थे, वहां से लगातार गिरावट के साथ, तो ये निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी की बात करें, ये तो एक बढ़िया ट्रिगर है। अब ये अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर की बात करें तो वो है यूएस फेड की पॉलिसी। 17 तारीख और 18 तारीख को एफओएमसी की बैठक होने वाली है। हालांकि अब जिस तरह की जॉब रिपोर्ट आई है तो ये संकेत मिल गया है कि इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है। तो फिर से अब ये जो डिमांड जो चल रही थी कि नहीं दरें घटाइए, वो शायद अभी उस पर पॉज लगेगा। जो स्टेटस को है मेंटेन रखेंगे जेरोम पावेल। ट्रंप डिमांड कर रहे हैं लेकिन दरों में कटौती होगी नहीं, वो ट्रिगर जरूर बनेगा। देखते हैं कि वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार का मोमेंटम इंटैक्ट है, और यहां से हम और भी
आगे की तेजी के लिए तैयार हो गए हैं। निफ्टी 3 सत्र की तेजी दिखा चुका है। करीब 9 सत्र के बाद ऐसा हुआ है कि हमने 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो उम्मीद करके चलिए कि तेजी का मोमेंटम यहां से कायम रहेगा। और हम बार बार पहले भी कह रहे थे कि जो लीडरशिप आएगी निफ्टी बैंक से आएगी और निफ्टी बैंक ही निफ्टी को भी सपोर्ट करने का काम करेगा। ये ट्रेंड हम आगे भी देखेंगे। तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक अभी भी मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। और बाजार के लिए अब जो थ्रस्ट का काम करेंगे, जो बाजार को सपोर्ट करने का काम करेंगे, वो एफआईज के आंकड़े 1000 करोड़ नहीं। अब इसको आप मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इसको आप आगे बढ़ते हुए भी देखेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आप कहिए ग्लोबल क्यूज या डोमेस्टिक क्यूज सब में मोमेंटम देखने मिल रहा है और अच्छी जो है ग्रोथ स्टोरी भी प्ले आउट हो रही है। अभिषेक, इसके अलावा निफ्टी के इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स लग रहे हैं आज? यहाँ पे एक अच्छी इम्प्लाइड ओपन के नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी की क्या राय रहेगी? शरद, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने इसके पहले 26 मई को देखी थी और यही वो लेवल था। मतलब जो रेंज में बातचीत कर रहे थे ना कि बाजार फंसा गया है, 1.5 महीने फंसा हुआ हमने देखा बाजार को 24,000 से 25,000 के बीच में। उम्मीद करके चलेंगे कि अभी इस रेंज के बाहर निकल गया है निफ्टी और इस रेंज में अब जाएगा भी नहीं, इस बात की आशंका बहुत कम है। थोड़े बहुत प्रॉफिट लेंगे, देखिए बाजार का दस्तूर है, थोड़ा मोड़ा आए तो आना भी चाहिए, वो हेल्दी भी होता है, तभी तो नए लोग बाजार में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। छोटी अवधि में चीजें पॉजिटिव लग रही हैं, स्पीड ब्रेक यहां से होगा नहीं। और अब अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो मजबूत वाला निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो है 24,800 पर। मान के चलिए 24,800 से 850, ये रेंज आप मोटा मोटी रख लीजिए। यहां पर निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है। इसको अब कोई नेगेटिव कोई बहुत ट्रिगर आ गए तो ही शायद ब्रेक होगा, अदरवाइज यहां तक बिल्कुल मामला सेफ लग रहा है। और अगर हम यहां से रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 पर निफ्टी के लिए एक छोटा सा हर्डल है। तो आप हो सकता है कि 25,300 के आसपास थोड़ा सा बाजार समय बिताने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद 25,000 पर एक बाधा है। लेकिन 25,500 माफ कीजिएगा, 25,500 अगर निफ्टी पार कर लेता है तो फिर आप एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। शॉर्ट जो हैं अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अब क्या है ना कि वो ट्रैप्ड हैं, शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये शॉर्ट वालों के लिए अभी कोई मौके हैं नहीं। अगर पोजीशन है तो उनके लिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके उससे वो एग्जिट ले ले तो ही बेहतर है। निफ्टी 25,300 और उसके बाद 25,500 जाने के लिए यहां से नियर टर्म में बिल्कुल तैयार दिख रहा है। और कह सकते हैं कि जितने भी सिग्नल्स हैं बाजार के लिए वो सारे के सारे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज हो या फिर इंटरनेशनल क्यूज हो, टैरिफ वाली बातचीत हो या फिर अपने मैक्रोज हो या फिर एफआईज का सपोर्ट हो, ये सब कुछ अलाइंड है और मुझे लगता है कि बाजार अब रुकेगा नहीं। बाजार यहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा हर्डल है 25,300, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अभिषेक, निफ्टी बैंक की बात करें तो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हाई ओपनिंग की जो है संकेत जो हो सकते हैं और आपने सही पकड़ा भी था निफ्टी बैंक का चाल, स्पेशली आरबीआई एमपीसी मीटिंग के पहले जो आपने बात कही थी। अभिषेक, यहाँ से अब लेवल्स ऑफ कोर्स चेंज होने वाले हैं। अब वो जो 56,500 का लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली आ गए हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन किया है आफ्टर द आरबीआई एमपीसी का जो आउटलुक आया था। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेड है कि अच्छी गैप अप ओपनिंग भी आ सकती है। अभिषेक, किस तरह अब निफ्टी बैंक के लेवल्स रहेंगे, क्योंकि अब लेवल्स चेंज होने वाले हैं, हायर साइड में जाएंगे, एक अलग ट्रैजेक्टरी रहेगा, तो क्या लेवल रहेगा, क्या रेंज रहेगा, इसके बारे में बताएं। ठीक है, निफ्टी बैंक शरद ये आधे % का जो रेट कट मिला है ना, ये सरप्राइज कट है, ये एक दिन में डाइजेस्ट होगा नहीं, थोड़ा सा भी और जोश ये देता रहेगा। और बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड के कारोबार वाली जो कंपनीज है ना, उसमें आप आगे और तेजी देखेंगे। तो निफ्टी बैंक अब ये अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो रेजिस्टेंस का लेवल की बातचीत करते थे, हालांकि अब यहां से भी देखेंगे ना तो 500-600 पॉइंट नीचे है। 56,000 पर निफ्टी बैंक को मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, 57,000 पर एक इमीडिएट छोटा सा रेजिस्टेंस है। और उम्मीद करके चलेंगे कि आज आप जैसे कह रहे हैं, मतलब अब नया हाई तो बन ही गया है निफ्टी बैंक का, तो ये नए हाईज आगे बनते भी रहेंगे। यहां से कोई ऐसी तनाव वाली चीजें हैं नहीं। देखिए बाजार के लिए तनाव कहां से आएगा? तनाव आता है, मान लीजिए कि अगर ये
टैरिफ को लेकर ट्रंप कुछ और बोल देते हैं और जिसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। हालांकि उसके टोन में थोड़ी सी नरमी आई है। ट्रंप को यह भी समझ में आ रहा है कि अच्छा, जो मेरे अलाइज थे, जो मेरे साथ खड़े होके मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, वो अब दूर हो गए हैं। उसमें से एलॉन मस्क एक हैं, बाकी लोगों के भी इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ट्रंप थोड़े से नरम तो हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कर देते हैं तो ही शायद मोमेंटम ब्रेकर होगा। बाकी ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी है, एस्केलेशन है। रूस ने कहा भी कि वो रिटेलिएट करेंगे जो ड्रोन अटैक्स किए थे यूक्रेन ने उनके मिलिट्री बेस पर। देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है, लेकिन वो काफी हद तक हम कह सकते हैं डिस्काउंटेड है। उसके चलते क्रूड के प्राइसेस पर थोड़ा सा असर पड़ने की आशंका है, और अगर चीनी से डिमांड बढ़ती है तो क्रूड थोड़ा सा और उबाल दिखा सकता है। हालांकि ये आउटपुट भी बढ़ोतरी हो रही है, लगातार थर्ड मंथ आउटपुट हाइक करने पर सहमति बनी है ओपेक प्लस देशों के बीच में, तो एक क्रूड रेंज में रहेगा, ज्यादा तनाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम जो है ना निफ्टी बैंक के लिए भी यहां से बना रहेगा। और 57,000 के अगर पार निकलता है निफ्टी बैंक शरद, तो 58,000 तक फिर कोई बाधा नहीं है। आप आराम से, मुझे लगता है कि इसको जाते हुए देखेंगे तो यहां से मौजूदा स्तर से भी 1200-1300 पॉइंट्स की जर्नी साफ साफ दिख रही है। 850 पॉइंट की तेजी तो हमने देखी है शुक्रवार को, और उस दिन के अगर लो से देखेंगे तो करीब 1000-1100 पॉइंट के आसपास की रैली हमने देखी है शुक्रवार को इंट्राडे में निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से। और हमने पहले ही कहा भी था, सुबह जब बातचीत हो रही थी तो हमने कहा था कि अगर पॉलिसी में अगर आधे % का रेट कट आया तो निफ्टी बैंक में आप 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखेंगे, और ऑलमोस्ट उस तरह की चाल हमने बाजार में देखी है। तो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक, यहां से चीजें काफी कंस्ट्रक्टिव, काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रही हैं। और दोनों में सलाह ये होगी कि अगर थोड़ा नीचे अगर मिले तो आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। अगर 150 पॉइंट, अगर मान लीजिए 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी मिल जाए, निफ्टी बैंक मान लीजिए अगर आपको 56,000 के आसपास मिल जाए, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। सपोर्ट रेंज के आसपास अगर दोनों इंडेक्स आए तो आप बाइंग करने की कोशिश करें। शॉर्ट वाले दूर रहें, शॉर्ट के लिए अभी मौके नहीं हैं, और वो मुझे लगता भी नहीं है कि हाल फिलहाल वो मौके बाजार में बन पाएंगे। बहुत ही रिस्की होगा शॉर्ट करना। जिनको करना है अपनी जोखिम पे करें। जो बहुत ही कह सकते हैं कि एविड ट्रेडर हैं, वो मौके निश्चित तौर पर खो सकते हैं, लेकिन जो मोमेंटम है बाजार का वो निश्चित तौर पर शायद यहां से काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। एक निफ्टी बैंक को लेके जो है ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने बताए हैं, लेकिन अभिषेक, फ्राइडे को जो था आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे निफ्टी बैंक के, और ऑफ कोर्स मार्केट खुलने के पहले ही आया था। तो डायरेक्टर साहब, अभिषेक की क्या प्रेडिक्शन थे इसके बारे में बताइए। जिस तरह से ग्लोबल परिस्थितियां हैं, टैरिफ ट्रेड को लेकर थोड़ा सा ओवरहैंग है, और आरबीआई चाहेगा कि डोमेस्टिक डिमांड को हम बूस्ट करें। उसका तरीका फिलहाल तो यही है, 0.5% के आसपास की आप कटौती करें रेपो रेट में। 0.5% का रेट कट आया तो आप बड़ी तेजी की उम्मीद करें। ये तेजी कितनी हो सकती है? आप मान के चलिए कि 1000 पॉइंट की भी तेजी आप आज में देख सकते हैं। The MPC decided to reduce the policy repo rate by 50 basis points to 5.5%. हम जो डिमांड कर रहे थे और स्वदेश पर कि 0.5% आएगा तो ही काम चलेगा। मान लीजिए 4.5% आता तो बाजार को हम लाल निशान में देख रहे होते। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 850 अंकों की तेजी है। तो अब देख सकते हैं अभिषेक, क्या दमदार प्रेडिक्शन थे, और ऑफ कोर्स 200 पॉइंट बाकी है। गैप अप ओपनिंग में शायद वो भी आ जाएगा। लेकिन अभिषेक, फ्रेंच ओपन फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग था इस संडे। अब सबसे बड़ा मैच खेला गया है। कार्लोस अल्कराज उन्होंने जीता, और जानिस सिनर के साथ जो है उन्होंने जो है मैच किया, और आप देखिए 5.5 घंटा चला। ये सबसे बड़ा है, मतलब ओपन एरा जो होता है 1982 से, वहाँ देखे तो 4.5 घंटा का एक बड़ा मैच था। अब देखिए अभिषेक, तो देख रहे हैं कि लगभग 5.5 घंटा का एक टेनिस मैच हुआ है। क्या व्यू होंगे इसके? टेनिस खेलते हैं अभिषेक? शरद ने कभी कभी जाके कोर्ट में हाथ आजमाने की कोशिश की। शरद, मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट गेम है ये लॉन टेनिस। मतलब फिर हिम्मत हुई नहीं। कॉलेज में था तो कभी एक बार रैकेट थाम की कोशिश की थी जरूर, लेकिन ये कमाल का मैच रहा शरद। देखिए क्या है ना कि मार्केट तो चलता रहेगा, मार्केट, इकोनॉमी, फाइनेंस, डेटा हम ये रोज चर्चा करते हैं, लेकिन जीवन के जो रस है ना वो लेते रहने चाहिए। और स्पोर्ट्स आपको ना बड़ा मेंटली भी आपको दुरुस्त रखने बड़ा ये कारगर साबित होता है। अमेजिंग मैच, 5.5 घंटे, 2 सेट से डाउन थे ये कार्लोस अल्कराज।
स्पेन के बड़े दिग्गज माहिर खिलाड़ी हैं ये, और उभरता हुए नाम है, वर्ल्ड नंबर 2 है ये। यानिक सिनर वर्ल्ड नंबर 1 है, और उनको हराया है 2 सेट डाउन होने के बाद। और लास्ट सेट में तो क्या कमाल ही हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि नर्व्स पे अगर आपको कंट्रोल करने अगर आता है तो ही आप इस तरह के मैच जीतते हैं। मतलब सल्यूट है दोनों के दोनों प्लेयर्स को। यानिक सिनर इटली के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, कार्लोस अल्करेज वर्ल्ड नंबर 2 हैं। और ये अब इन दोनों नाम को मैं कहूंगा दर्शकों से आप याद रख लीजिए। अब ये नडाल, जोकोविच, फेडरर का एरा तो धीरे धीरे खत्म हो गया। जोकोविच को हराकर ही ये कार्लोस अल्करेज फाइनल में पहुंचे थे। तो ये 2 नाम आप याद रखिए। एक जमाना था, शायद आपको याद होगा, हम लोग पीट सैम्प्रास, एंड्रे अगासी, गोरान इवानिसेविच, कार्लोस मोया, इनकी चर्चा करते थे। उनके बाद दौर आया लेटन हेविट, मरात साफिन, एंडी रोडिक, उसके बाद रोजर फेडरर और ये नडाल, जोकोविच का दौर आया। अब इनका दौर है, इनको याद रखिए। अमेजिंग मैच हुआ है 5 सेट के मैच में। फाइनली कार्लोस अल्करेज लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन की चैंपियन बने हैं। एक अब नया दौर आ रहा है, हीरोज चेंज हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंटली एक सबसे बड़ा जो खासियत है इस मैच का वो है कि आपका पेशेंस होना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन भी जाता है कि पेशेंस से जो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग रिटर्न्स और फ़ायदे दोनों मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, ये फ़ायदे और कंपाउंडिंग रिटर्न्स के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन गेस्ट्स हैं। एक फंडामेंटल है तपन दोषी और एक है टेक्निकली शरण लाने, और ऑफ कोर्स आईपीओ में भी इनकी जो है एक्सपर्टीज़ है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। मॉर्निंग। तो तपन जी, गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो तपन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि ऑफ कोर्स आरबीआई ने तो एक बहुत अच्छी इम्पिटस दे दी फ्राइडे को, एंड उसके अलावा गोल्ड फाइनेंसियर्स लीजिए या एमएफआई लीजिए, 2 अच्छे अनाउंसमेंट्स भी आने लगे। एक बहुत प्रैग्मेटिक व्यू आरबीआई का आ रहा है, और ये कंजर्वेटिव स्टांस नहीं है जो पहले दिखता था। अब देख रहे हैं बोल्ड हो रहा है आरबीआई। अब जो है आगे जाते हुए ग्रोथ का एक मोमेंटम आ रहा है। तपन जी, यहाँ से क्या जो है लेवल्स लगता है कि पूरे बीएफएसआई स्पेस के बारे में बताएं। ऐसे मैं बैंकिंग के बारे में नहीं जानना चाहता, रियलिटी स्पेस ऑलरेडी दिखा दिया अच्छा मूवमेंट। अब एनबीएफसीज में कहाँ अच्छी मोमेंटम है और क्या पिक करें, ये बताएं। थैंक यू शरद, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन इटिना स्वदेश को और अभिषेक जी को, खास के उन्होंने, मुझे याद है कि मैं तब था शो में, उन्होंने बोला था 50 बेसिस पॉइंट कट का। सो आरबीआई ने आप लोगों की सुन ली, एंड ओवरऑल ये जो कट है वो बड़ा कट है। नो किस जैसे कहने के बहुत कम एक्सपेक्ट करे तो इसका इम्पैक्ट बढ़ाएगा। एक तो पहले आप देखिए आरबीआई ने पिछले 1 साल में लिक्विडिटी काफी इन्फ्यूज की है। आप लास्ट अप्रैल से देखो, मई से 24 से, तब से उन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर दी थी। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने लिक्विडिटी धीरे धीरे इन्होंने इन्फ्यूज की, और जो सीआरआर कटा है उससे और 2.5 लाख करोड़ की इन्फ्यूज की। तो लिक्विडिटी जब आती है ना तो सिस्टम अपने आप चलने लगते हैं। एक तरह का ऑयल है सिस्टम के लिए वो, और लिक्विडिटी की वजह से काफी सारे सेक्टर्स में फायदे। ऑफ कोर्स बैंक्स तो हम लोग देख, लेकिन एनबीएफसी को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनके नीचे आते हैं, क्योंकि वो जो बोरो करते हैं बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, और बैंक इंस्टीट्यूशन अपने आप वो रेट कम कर देते हैं, जैसे रेपो रेट कर देते, तो वहां उनको डायरेक्टली नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फायदा होगा। तो वो एनबीएफसी में उनको काफी हद तक, जो छोटे छोटे खास करके जो एनबीएफसी जो स्ट्रगल कर रहे थे एमएफआई लैंडिंग के वजह से, वहां उनको बहुत बड़ी राहत आएगी। जैसे उज्जैन स्मॉल फाइनेंस है या एप्टस है, या वो जो छोटे छोटे है जो स्मॉल फाइनेंस है, उनको फायदा इसलिए होगा क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ती है और ओवरऑल इंटरेस्ट से जाता है तो रीपेमेंट भी बढ़ते हैं। तो एनबीएफसी को ऑफकोर्स डायरेक्ट फायदा है, मुझे लगता है बैंक से ज्यादा एनबीएफसी फायदा। इसलिए आपने देखा किस तरह से रैली है। देखिए जैसे हमने फ्राइडे को बात की थी कि बजाज फाइनेंस वहां रैली दिखे तो जैसे 5% बढ़ा, काफी सारे एनबीएफसी बढ़े, तो यहां से भी अच्छा डॉल लग रहा है। और कुछ कुछ एनबीएफसी आई थिंक 10-15% अभी भी मूव हो सकते हैं यहाँ से। तो वहां ऑफ कोर्स रियल एस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बड़ा फायदा हो सकता है यहाँ से, क्योंकि जैसे ही इनकम थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, लोन इंटरेस्ट कम पड़ना करता है, तो वहां भी उनको फायदा होता है, ताकि ओवरऑल सिस्टम में के लिए काफी अच्छा है। एब्सोल्युटली। सो सिस्टम में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए भी इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चाल इनफैक्ट फ्राइडे सेशन में हमने देखी थी। बैंक निफ्टी की तरफ से ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल और मजबूती जो है वो बिल्कुल कायम रही। इनफैक्ट ब्रेकआउट कह सकते हैं बैंक निफ्टी हर तरफ इंडेक्स वाइज काफ़ी पॉजिटिविटी, और ब्रॉडर मार्केट्स भी मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर लगातार फोकस रहा, जहां 25,000
के पार फ्राइडे सेशन में क्लोजिंग निफ्टी में नजर आई। बैंक निफ्टी ने जहां मजबूती के कह सकते ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के गेन्स दिखाए। अब यहां से हफ्ते की शुरुआत आज जब हम करने जा रहे हैं, कितना एक्शन पैक हो सकता है हफ्ता और इंडेक्स वाइज क्या रणनीति हो सकती है, ये भी जानना जरूरी है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी, भले ही रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है लेकिन एक्सचेंजेस पर खबरें ढेर सारी हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शरण, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे बिकॉज एक्शन पैक 800 अंकों की कह सकते हैं मजबूती बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की तेजी के साथ फ्राइडे सेशन मजबूती पर क्लोज किया हमने। गुड मॉर्निंग मानसी। तो जैसा आप देखिए बैंक निफ्टी तो अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है, ऑल टाइम हाई पे है। अब वो कितना ऊपर जाएगा किसे ही नहीं मालूम है, मगर एक अभी बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली अगर किसे प्ले करना है तो सिर्फ 56,000 के सपोर्ट से आपको लॉन्ग ही रहना है, शॉर्ट के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट्स हुआ है तो डेफिनेटली बैंक्स, पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए बहुत पॉजिटिव है। मगर जब जब आप देखिए एक न्यू हाई बनता है मार्केट में तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाती है। तो आगे चल के मुझे लग रहा है अभी निफ्टी में ज्यादा स्पेस है ग्रोथ के लिए बैंक निफ्टी से। निफ्टी करीबन अराउंड 5% अभी नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। तो मुझे आगे चल के लग रहा है आप एक बार एक निफ्टी में या निफ्टी स्टॉक्स में एक पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 24,800 के आसपास सपोर्ट है। और आज की ओपनिंग जिस हिसाब से मुझे लग रही है पॉजिटिव, ग्लोबल मार्केट को देख के तो पॉजिटिव ही होगी। तो मुझे लग रहा है आज निफ्टी 25,100 को डेफिनेटली क्रॉस कर देगा। ओवरऑल आज इसके लिए मेरे तीनों स्टॉक भी मोरलेस निफ्टी और दूसरे सेक्टर से या बैंक से आज एक भी नहीं है। तो मानसी आप बोले तो मैं मेरे स्टॉक्स भी शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बाजार खुलने से पहले कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर हैं शरण? तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा ट्रेंड। काफी समय से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था और फ्राइडे के दिन काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 200 डे डीएमए को ब्रेक किया है। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा ट्रेंड। तो आप ट्रेंड में बाय कर सकते हैं एक बार 5,777 के आसपास। पहला टारगेट रहेगा 5,950, सेकंड टारगेट रहेगा 6,150 और स्टॉप लॉस रहेगा 5,600। सेकंड मेरा रहेगा एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया इंडस्ट्री। काफी समय से अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और एक शॉर्ट रेजिस्टेंस बनाया था 5,630 के लेवल्स पे, जो आसपास मेरे को लग रहा है आज नहीं तो आने वाले हफ्ते में ब्रेकआउट दे ही देगा। डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट कट हुए और लोगों के पास काफी पैसे आते हैं, डेफिनेटली एफएमसीजी सेक्टर में आप अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। इसके लिए मेरा सेकंड पिक रहेगा ब्रिटानिया। 5,600 के लेवल के आसपास आप बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 5,710, 5,810। स्टॉप लॉस रहेगा 5,507 डेली क्लोजिंग बेसिस। ओके, और थर्ड मेरा स्टॉक रहेगा स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, मेटल सेक्टर से। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। करीबन एक साल के डाउनवर्ड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की गई है फ्राइडे को, जो काफी पॉजिटिव माना जाता है टेक्निकल टर्म्स में। तो मैं एनएमडीसी पे काफी पॉजिटिव हूँ। 7250 के लेवल्स के आसपास बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 76, सेकंड टारगेट रहेगा 80 रुपीज के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 6950। एनएमडीसी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 82, 83 लेवल्स के। आप स्टॉक को वो लेवल पे भी जाते हुए देख सकते हो। ओके, तो चलिए 3 शेयर इस वक्त और तीनों खरीदारी आपके शरण की तरफ से आते हुए ट्रेंड में खरीदारी के मौके पिछले 1 महीने में स्टॉक ने जबरदस्त एक्शन और चाल दिखाई है। इसके अलावा ब्रिटानिया और साथ ही अगर आप देखेंगे एनएमडीसी और लगातार ईटी नाउ स्वदेश में बाजार खुलने से पहले जो स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर होते हैं वो स्टॉक्स वर्कआउट करते हैं। शरण, कंग्रेचुलेट आपको भी करना चाहेंगे क्योंकि फ्राइडे सेशन में आपके दी कॉल्स ने दमदार रिटर्न्स दिखाए। एनएमडीसी पर तो आपका फोकस था ही, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक रखती कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपने अपनी कॉल दी थी और वहां पर भी हमने देखा एफएनओ स्पेस में ऑफकोर्स आपकी कॉल फ्यूचर्स पर रही लेकिन स्टॉक में जबरदस्त एक्शन था। और साथ साथ एचडीएफसी एएमसी भी फ्राइडे सेशन में ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो 7% की तेजी दिखा रहा था। सो ईटी नाउ स्वदेश के दिए हुए कॉल्स जो हैं वो बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर जो कॉल्स होते हैं बाजार खुलने के साथ साथ उसमें एक्शन जो है, रिटर्न्स जो हैं आप देख ही सकते हैं।
पे आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों के दम पर फ्राइडे सेशन में बाजार क्लोज होने के बाद से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लोज हैं और न्यूज़ फ्लोज में से इम्पॉर्टेंट खबरें जो हैं वो हमने निकाली हैं और सारी खबरें आपको बता रहे हैं शरद ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आप देखा जाए तो आरबीआई ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं। फ्राइडे ऑफ कोर्स रेट कट था, लेकिन इसके अलावा भी जो है आप कह सकते हैं रेगुलेशंस ईज हुए हैं गोल्ड फाइनेंसेस के लिए भी और एनबीएफसी एमएफआई वाले कंपनीज के लेके। ऑफ कोर्स उसमें कुछ बैंक्स भी इंक्लूडेड है, बंधन बैंक, मुथूट माइक्रो फाइनेंस बैंक, इनका एमएफआई एक्सपोजर भी है। और आरबीआई ने जो एसेट थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया, 75 to 60% कर दिया। नेट नेट माइक्रो फाइनेंस की लोन और ज़्यादा ये कंपनीज काम कर सकती हैं। तो आप कहेंगे लिक्विडिटी ऑफ कोर्स बाजार में आ चुका है, लेकिन अब आरबीआई का पुश हर एंगल से दिखने में मिल रहा है और इसके कारण बीएफएसआई स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंटली आप ट्रैक करें। इसके अलावा दालमिया भारत, अंबुजा सीमेंट, बिरला कॉप, इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। बहुत सारे इंसेंटिव्स थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो उन कंपनीज को दिए थे जो सीमेंट कंपनीज बेस्ड है बंगाल में। अब वो इंसेंटिव्स को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वापस ले रहे हैं और एक नए ग्रुप ऑफ इंसेंटिव्स लाएंगे। नेट नेट इम्पैक्ट उतना कुछ ज़्यादा नहीं है, 150 से 350 करोड़ का इंसेंटिव इन कंपनीज का बाकी है, लेकिन अगर उनके मार्केट कैप के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये कुछ नहीं है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। टाटा स्टील का एनुअल रिपोर्ट से जो है जिस तरह टोन आ रहा है वो न्यूट्रल या वीक साइड में दिखने मिल रहा है। कैपेक्स का नाम ऑफकोर्स 15,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस है, जुलाई में यूके ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन एक प्रेशर बहुत बना हुआ है कि जो एक्सपोर्ट्स अभी भी रिस्क में है क्योंकि यूके यूएस का ट्रेड पैक्ट हो रहा है। तो लार्जली आप कहेंगे न्यूट्रल या वीक टोन आया है टाटा स्टील के एनुअल रिपोर्ट से। एमसीएक्स सेबी की अप्रूवल आई है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को लेके, तो ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम देखने मिल सकता है। और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो कंपनी ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए का एक जीएसटी केस था, वो क्लोज हो गया है केस, तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहेगा। गार्डन रीच पे जो ऑफकोर्स देखें तो 2 अहम एमओयू साइन किए गए हैं, स्वीडन डेनमार्क की कंपनीज है। एक किया गया है आपका प्रोपल्शन को लेके, एक टाइप से प्रोडक्ट आता है, और एक होता है कॉर्वेट्स एक छोटे वॉरशिप्स होते हैं, उसे कॉर्वेट्स कहा जाता है। और आज कंपनी के इंडियन नेवी भी कमीशन करने वाले एक एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफेंस में मोमेंटम आ रहा है, और हमने ये ट्रेंड आपको पहले ही बता दिया था, मानसी ने बता दिया था कि जो है पिछले 2 से 3 हफ्ते में जो है स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आई है। बजाज फाइनेंस 16 जून डेट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक रिकॉर्ड डेट रहेगा बोनस और शेयर विभाजन के लिए। शेयर विभाजन होता है शेयर स्प्लिट। और ऑफ कोर्स टायर स्टॉक्स जो उस पे नज़र रखिएगा, पिरामल फार्मा पे नज़र रखिएगा, पीआई इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखिएगा। अब ये स्टॉक्स में इतने सारे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने नई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है रबर केमिकल इंपोर्ट्स पे, जो आपका जो सल्फर होता है उसको लेके। तो इसमें जो बेनिफिट है वो टायर स्टॉक्स को मिलता है, और जो इंपोर्ट्स है वो चाइना, जापान और आपका यूरोपियन यूनियन से रहेगा। इंटरेस्टिंगली जो है आप एक विटामिन ए आता है, तो विटामिन ए के इंपोर्ट्स के अगेंस्ट भी ड्यूटीज़ लगे, उसको जो फ़ायदा होगा वो पिरामल फार्मा को देखने मिलेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है, इस पर आप नज़र रखें, यहाँ पे आपको ज़रूर एक्शन दिखेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया। तो खबरों वाले शेयरों पर पूरी की पूरी नज़र हमारी है और कहाँ पर एक्शन दिखेगा उसकी पूरी की पूरी पड़ताल करते हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं अपने साथ, जियोजित फाइनेंशियल की गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। गौरांग सर, अब ये खबरों वाले शेयर इनकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाजार की यहाँ से आप दिशा क्या देख रहे हैं और यहाँ से अब कौन से सेक्टर हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ बढ़िया शेयर भी मिले हैं वीकेंड पर, एनालिसिस अगर आपने किए तो वो भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। सबसे पहले तो जो राय आपके समक्ष रखेंगे वो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश है, ना ही कोई वित्तीय लाभ है, और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ से आगे की दशा और दिशा, तो मेरे ख्याल से हम उस पड़ाव पर आकर के खड़े अभिषेक, जहां पर हमने पहले भी भारीपन महसूस किया था, 25,000, 25,100, 25,200 के आसपास। अब दिक्कत यह है कि 25,200 के पार निकलने में अगर हमें सहायता मिलती है और 25,200 के पार जाकर के बंद देते हैं, तो शायद ऊपर की तरफ के दायरे और बढ़ सकते हैं।
लेकिन क्योंकि हमने शुक्रवार को एक अच्छी ऊपर की तरफ बढ़त देखी और आज जिस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ का रुझान हो। छोटी मध्यम अवधि में अगर किसी ने पैसे लगाएंगे अभिषेक, तो वो मुनाफा वसूलने के लिए आएंगे, क्योंकि काफी बेहतरीन, अगर पिछले हफ्ते ही आपने गिरावट में छोटी मध्यम अवधि के लिए कारोबार करने के लिए कुछ सौदे लिखे होंगे तो आप मुनाफा समेटने आए। सबसे बेहतरीन बात है जो शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी आई और उसके पश्चात जो निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से सर्वोच्चम स्तर पर बंद दिया, और हमने देखा सरकारी बैंकों के शेयर, निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयर और कुछ मजबूत एनबीएफसीज। तो विकल्प में अगर आप हमें पूछेंगे तो हम इसी वित्तीय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से एक प्रभावशाली सकारात्मक आंकड़े आने की संभावना है आने वाले तिमाहियों में। तो एनबीएफसीज में दो विकल्प है हमारी रिसर्च टीम के तरफ से। एक है श्रीराम और दूसरा है चोलामंडलम। सरकारी बैंकों में अगर एक बैंक पसंद करना हो तो मेरे ख्याल से हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक, सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और निजी क्षेत्र में अगर मुझे एक दिग्गज बैंक पर ध्यान देना हो तो ऐसे तो रिसर्च टीम की तरफ से काफी कवरेज है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से ये कुछ विकल्प है वित्तीय क्षेत्र पे जहां पर नजर होनी चाहिए। ठीक है, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों पर आप नजर रखिए चलिए, यहां पर आपके लिए फायदे बनेंगे। एनबीएफसी शेयर तो निश्चित तौर पर फोकस में होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम होगी, लिक्विडिटी इंप्रूव होगी उनकी, तो ज़्यादा लोन दे पाएंगे और मोमेंटम हम देख भी रहे हैं। बजाज फाइनेंस पर एक व्यू चाहिए आपसे तपन जी। गुड मॉर्निंग। क्योंकि 1:2 का स्टॉक स्प्लिट है, 4:1 का बोनस है, स्प्लिट और बोनस एक साथ आ रहा है। अब देखिए लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टॉक में। 16 जून है रिकॉर्ड डेट इसकी। बजाज फाइनेंस वैसे एक थ्रस्ट आरबीआई की तरफ से मिल गया है, बड़ा पुश 9,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस से 5% की तेजी हमने ऑलरेडी देखी है शुक्रवार को। यहां से आप कितनी बड़ी तेजी की उम्मीद करके चल रहे हैं और क्या टारगेट सुझाएंगे? अब तो क्या है ना कि भाव वगैरह बदल जाएंगे आगे, बट मौजूदा भाव के हिसाब से क्या टारगेट मान के चले? वेल अभिषेक जी, जैसा याद आपको होगा कि फ्राइडे भी मैंने बजाज फाइनेंस एनबीएफसी में टॉप पिक चुना था। रीजन वही है कि जिस तरह से उनका ऑपरेशंस है और जिस तरह से उनका वर्किंग्स है ना, वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर एनबीएफसी, और लीडिंग है हर पैरामीटर्स में, लीडिंग है। और ये जो स्प्लिट की बात है वो और रिटेल इन्वेस्टर को ना आकर्षक करेगी यहाँ से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर चाहता है थोड़ा सस्ता शेयर, तो ये इसके वजह से ये सस्ता शेयर होगा आगे जाके। सो उसके वजह से ना रिटेल इन्वेस्टर की रुचि बढ़ेगी, तो वहां से एक प्राइस इंक्रीज आ सकता है। ऑफ कोर्स प्रीमियम पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है, लेकिन जिस तरह से इनका ऑपरेशन है, आई थिंक समहाउ उनका जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी वो जस्टिफाई करते हैं, एनपीएज एंड वो सब काफी हद तक ना कंट्रोल में है। तो यहाँ से जिस तरह से क्रेडिट पॉलिसी आई है तो लिक्विडिटी बढ़ा है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी डिमांड बढ़ेगी। और आपको पता है ये फाइनेंसिस हर जगह प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन हो या कंज्यूमर लोन हो, हर जगह लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इनडायरेक्टली इनको डायरेक्ट बेनिफिट आता है। और मेजरली आप देखो कोई भी क्रेडिट कार्ड ले दो या कोई भी बड़े बड़े रिटेल शॉप है उनके साथ टाई अप है, तो वहां इनको डायरेक्ट बेनिफिट आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी भी कह सकते हैं कि 10-15% का यहाँ से बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत ही अच्छे लेवल पे है। और आई थिंक ये स्प्लिट के बाद उनको और फायदा होगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है। फायदा मिलता हुआ दिखेगा ताज़ा डेवलपमेंट से। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बिल्कुल बरकरार रहेगा। 5% की तेजी के साथ फ्राइडे सेशन में स्टॉक क्लोज हुआ था। शरण, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर आपसे राय जानना चाहेंगे। ये स्टॉक ने पिछले एक महीने में करीब 85% तक के रिटर्न्स दे दिए हैं। फ्राइडे सेशन में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4% के डाउन ट्रेंड्स नजर भी आए थे, लेकिन ताज़ा लगातार एमओयूज के चलते फोकस रेडार पर है ये कंपनी। इनके बिजनेस आउटलुक्स अच्छे हैं, नतीजे अच्छे रहे, और इस वक्त भी एक एमओयू कंपनी ने साइन किया है जो कि नौसेना को पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिलने जा रहा है। सो रिजल्ट बैक्ड और उसके बाद न्यूज़ फ्लोज बैक्ड एक्शन है और स्टॉक में लगातार तेजी की चाल है। यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं गार्डन रीच के लिए? 3246 पर ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक काफी स्ट्रेच्ड है नीचे के। अगर लेवल से देखो तो अगर आप लो से पकड़ो तो स्टॉक ने करीबन ऑलमोस्ट
100% 14-1500 से 3200 हो गया है आज, तो ऑलमोस्ट 100% एक रैली दे चुका है। तो थोड़े समय तक मुझे लग रहा है डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एक बार स्टॉक अपने प्रीवियस हाई या ब्रेकआउट लेवल को डेफिनेटली रीटेस्ट करने आ सकता है 2800 से 2850 के लेवल्स के आसपास, मगर जरूरी नहीं है आए भी। मगर अभी जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। बस स्ट्रैटेजी अभी भी स्टॉक में वही रहेगी, बाय ऑन डिप्स काफी पॉजिटिव है, सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। स्टॉक कंसोलिडेशन टू डाउनसाइड मूव कर सकता है, एक बार अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर सकता है अराउंड 2850 लेवल्स। ठीक है, तो चलिए ये राय गिरावट में रखेंगे। 5% की गिरावट भी क्या ही कहेंगे, क्योंकि पिछले एक महीने में इतना ज़्यादा 80% तक ये स्टॉक चला है। एक महीने पहले 2000 थे लेवल्स, इस वक्त 3246 के स्तरों पर गार्डन रीच ट्रेड करता हुआ। मौके ढूंढने चाहिए डाउन ट्रेंड्स में, क्योंकि लगातार ये स्पेस पूरा का पूरा शिप बिल्डिंग का भी फोकस रेडार में, और अदरवाइज स्टॉक में भी मजबूती लगातार कायम है। लेकिन आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे क्रेडिट पॉलिसी में, उसमें लगातार कह सकते मार्केट को तो चेयर किया, अब ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद ब्रोकरेजेस क्या कुछ कह रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर क्या कुछ बात हो रही है, गोल्ड लोन को लेकर जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो भी अब ब्रोकरेज के रेडार पर हैं। सारे ब्रोकरेजेस स्टॉक वाइज और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर भी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत करूंगा जो आरबीआई का रेट कट आया है उस पर ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है। देखिए, ब्रोकरेज हाउस कह रही है कि ये तो इनको पता था कि 25 नहीं तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, तो वो उनके लिए बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन जो सीआरआर में कट आया है वो इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ये मान के चल रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है, नुआमा की रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, ये सबके सब कह रहे हैं कि जो पॉलिसी स्टैंड में बदलाव किया गया है, यानी कि अब जो एकोमोडेटिव से न्यूट्रल स्टैंड किया गया है, उसके चलते इनको लगता है कि शायद जो रेट कट साइकिल है वो अपने पूरे चरम पे पहुंच चुका है और आगे शायद कोई बड़े रेट कट नहीं देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी इनका मानना है कि होप से इनको कि शायद इक्का दुक्का रेट कट जो है वो आपको 2025 में देखने मिलेंगे। अब इन्वेस्टेक का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि नो डाउट जो रेट कट हुआ है, यानी कि जो रेपो रेट कट हुआ है, उसके चलते निम्स पे प्रेशर आएगा, ये तो सब मान के चल रहे थे। लेकिन जो सीआरआर कट हुआ है उसका 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का बेनिफिट निम में मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो निम्स पे जितना प्रेशर मान के चल रहे थे उतना प्रेशर शायद अब देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट रेट कट का इंपैक्ट 25 से 30 बेसिस पॉइंट इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होता है एनबीएफसी बैंक के। लेकिन जो सीआरआर कट हुआ है उसका इंपैक्ट 10 बेसिस पॉइंट पॉजिटिव है। और आपको याद होगा 50 बेसिस पॉइंट पहले रेट कट हो चुका था, यानी कि इस बार का जो रेट कट हुआ है उससे निम्स पे कोई बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने नहीं मिलेगा। और इनका कहना है कि जो मिड साइज बैंक्स है वो दरअसल वेल पोजीशन है इस पूरे लिक्विडिटी का फायदा उठाने के लिए। इसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल, इंडसइंड बैंक, बंधन, ये कुछ इनको पसंद आते हैं, और एक्सिस बैंक को इन्होंने अपने टॉप पिक में अब शामिल भी कर लिया है। आरबीएल बैंक टैक्टिकली इनको पसंद है, स्ट्रक्चरली सिटी यूनियन बैंक, करूर वैसा बैंक और फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स है इनको पसंद है। अब गोल्ड लोन पे बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, ये कह रहे कि गोल्ड लोन की जो गाइडलाइंस आई है वो इन जो ड्राफ्ट आया था उससे थोड़ी माइल्ड है, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि इनका कहना है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद आपको डिसबर्समेंट्स पे, खासकर जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज है उनके नहीं देखने मिलेगा। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ वो करे। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इनका ये है, ये कह रहे हैं कि आगे चल के ये वैसे पॉजिटिव बैंक्स के लिए भी है, और बैंक्स और एनबीएफसी, ये जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसीज है, इनके बीच में कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये इनका कहना है। मुथूट मनप्पुरम पे न्यूट्रल है, आईएफएल फाइनेंस पे बाय है, और आप टारगेट्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आखिरी में एमजीएल पे दरअसल एनालिस्ट मीट हुई थी इनकी 6 तारीख को, और उस पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है। अब नुआमा की रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंपनी एक्सपांड करेगी, कंपनी का ये कहना है। हालांकि मार्जिन जो है उस पर दबाव हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो सोर्सिंग मिक्स है, यानी कि जो एपीएम गैस न्यू वेल से ये ले रहे हैं वो जो नॉर्मल एपीएम गैस है उससे महंगी है, तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट जो है आगे चल के मार्जिन पे आपको देखने मिलेगा। इन्होंने अपने एबिटा एस्टीमेट में 2% के आसपास की कटौती की है, रेड्यूस का कॉल ये दे रहे हैं। टारगेट भी इन्होंने काटा है 1305 से काट के 1224 का किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि 10% के आसपास की या उससे ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी डिलीवर करने की कोशिश करेगी 2 से 3 साल में। ईवी बहुत बड़ा ओवरलैप जो है वो कंपनी को नहीं दिखता है, लिमिटेड है। आगे चल के 250 सीएनजी फिलिंग स्टेशन जो है वो ये लगाने भी वाले हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अगले 12 से 14 महीने में शुरू होगी, और सीबीजी और एलएनजी का कारोबार जो है आगे चल के उसको रैपिडली स्केल करेंगे,
ये कंपनी का कहना है। बाकी लोगों के टारगेट जैसे कि एम्बिट, एक्सिस, मोतीलाल का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। महानगर गैस लिमिटेड के लिए तो एनालिस्ट मीट भी ताज़ा हुई थी और हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट तो करके चल रही है। हालांकि बटी हुई राय ब्रोकरेजेस की अगर आप देखेंगे, जो वरुण भी अभी हमें बता रहे थे, एम्बिट की तरफ से मजबूत आगे रहने के आसार नजर आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट में, लेकिन अदरवाइज बटी हुई राय एमजीएल पर ब्रोकरेज हाउसेस की। लेकिन नज़र सारी की सारी आरबीआई पॉलिसी पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर होती हुई। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। और रेट कट अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने रिएक्ट किया काफ़ी पॉजिटिवली, बिकॉज आरबीआई ने एक सरप्राइज ही दिया 50 बेसिस पॉइंट्स के साथ और सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स का। लेकिन यहाँ से आगे अब बैंक्स ट्रांसमिट करेंगे ये डेवलपमेंट्स। इसके अलावा इंडिया इंक की तरफ से इस पर क्या कुछ टेक निकल कर आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होगी जो वॉच आउट करनी होगी। लेकिन ब्रोकरेजेस का टेक अब आना शुरू हो चुका है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो ताज़ा आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट्स हुए हैं, इसका असर कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं, और ये जो ताज़ा अनाउंसमेंट है इसे ओवरऑल आप मार्केट्स के लिए कैसे समझ रहे हैं? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात मानसी हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से पहले तो शुक्रवार को ज्यादातर लोगों का अनुमान था कि 0.25% की कटौती ब्याज दरों में होगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबरान के तरफ से उनकी सोच और विचारधारा और फिर जो घोषणा की गई माननीय गवर्नर साहब की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट की, ये अपने आप में थोड़ा बहुत ताज्जुब करने वाला था। उससे भी बड़ा कदम उन्होंने जो उठाया वो है 1% की किश्तों में सीआरआर में कटौती, और गोल्ड लोन कंपनीज के लिए भी थोड़ी बहुत राहत दी गई है वगैरह वगैरह। अब समीकरण अगर मैं करता हूं तो मेरे ख्याल से और जिस प्रकार से बैंक निफ्टी, और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी करी मानसी, कि अब वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से काफी कुछ लोगों के नजर में रहेगा। ट्रांजिशन या फिर बेनिफिट जो देना है वो निर्भर करेगा हर एक बैंक केस टू केस बेसिस मानसी, क्योंकि हर एक बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग में अंतर होता है। फिक्स डिपॉजिट्स में हो सकता है आने वाले समय में जो ब्याज दर अभी आपको मिल रही है उसमें भी कोई किसी प्रकार की कमी की जाए, और फिर आखिरकार जो होम लोन्स हैं या फिर जो कंज्यूमर लोन्स हैं वहां पर भी आपको ईएमआईज के रूप में जो आप पहले भरते थे उसमें भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। खास करके सीआरआर की कट जो हुई है मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी जो है मानसी, वो अब पर्याप्त रूप से आपको सिस्टम में आती हुई दिखाई देगी, और थोड़ा समय लगेगा। शुक्रवार को हुआ है रेट ट्रांजिशन या फिर जो पास ऑन बेनिफिट करना है, लाभ जो देना है आपको उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी विचारधारा के आधार पर अभी जब मैं अभिषेक से बात कर रहा था तो मैंने विकल्प के रूप में जब अभिषेक ने पूछा तो एनबीएफसी एक सरकारी बैंक में हमारे देश की बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च टीम की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक, बाकी अन्य बैंक पर खरीदारी की राय है, तो एक सकारात्मक रुझान आने की संभावना है। लेकिन जो ट्रांजिशन या फिर पास ऑन करना है उसके लिए समय लगेगा। जी 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 गौरांग सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एब्सोल्युटली आरबीआई की तरफ से बैंक्स फाइनेंशियल्स को लेकर कई सारे टेक अवेज आते हुए दिखे, और इस पर फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ से अब बैंक्स और फाइनेंशियल्स की चाल कैसी रहेगी ये आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स से जानना, गौरांग सर के लेंस से जानना काफ़ी ज़रूरी है। पॉजिटिव है और पॉजिटिव आगे भी रहेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। लोन टू वैल्यू में जो डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे उसका इम्पैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी दिखा। लेकिन चलिए क्विकली आगे बढ़ेंगे और अब हमारे अगले खास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान का रुख कर लेते हैं। एसएमई आईपीओ से सावधान, इस सेगमेंट से लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं। हमारा मकसद आपको उन एसएमई आईपीओ से सावधान करना है जिसमें आपके पैसे डूब सकते हैं। डीप डाइव एनालिसिस करते हैं हम, और शरद एसएमई आईपीओ से जुड़े ताज़ा डेवलपमेंट्स और सारे के सारे अपडेट्स लेकर वापस। जी बिल्कुल 3 इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ इस हफ्ते खुल रहे हैं। पूरी डिटेल्ड एनालिसिस किया मानसी आरएचपी में। सबसे पहले है सच्चरों,
एक टाइप से फ्रेग्रेंस फ्लेवर वाली कंपनी है। Okay. इसकी डिटेल एनालिसिस किए हैं इनके मर्चेंट बैंकर्स है GYR कैपिटल एडवाइजर्स। और इंटरेस्टिंगली ये बड़े प्लेयर्स जो हैं जैसे कि SH केलकर हुआ या प्रिवी स्पेशलिटी हुआ, इससे जो है कंपनी ऑफ कोर्स देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अच्छे बेस्ड हैं। लेकिन RHP में जो है कंपनी ने इनकी एक्चुअल जो प्लेयर होते हैं जो इंडस्ट्री लीडर्स है ओरिएंटल एरोमेटिक्स उसको नहीं लिया गया है, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स को लिया गया है। बड़े प्लेयर्स का इंटरनेशनल इंटीग्रेशन रहता है। IPO ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की टेलविंड्स आ रही है, बट थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज़रूर है। नीश में है तो मार्जिन्स अच्छे हैं, पर नेट नेट जो है कहेंगे कि यहाँ पे पैट मार्जिन वो भी डबल हुए हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो इस कंपनी को ज़रूर नज़र में रखिएगा। जैनिक पावर एंड केबल्स, इनका IPO खुलेगा ट्यूसडे को जो जून 10 को है। मर्चेंट बैंकर है फास्ट ट्रैक फिनसेक। यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स देखने मिल रहे हैं। आप देखिए बोनस इशू, एक बहुत बड़ा बोनस इशू लास्ट ईयर दे दिया गया था कंपनी में। रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है, एक टाइप से कोई बिजनेस में कोई मोट है नहीं। और कंपनी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग में आई है। थ्रू आउट द लाइफ कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी रहा है। रॉड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 60% का ही है, बट ओवरऑल IPO आ रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन का, तो उस पर थोड़े सवाल ज़रूर उठेंगे। इन्वेंट्री लेवल्स बहुत बढ़ चुका है, यानी कि वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है, और पिछले 3 साल से नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है इस कंपनी में, और लो मार्जिन वाली इंडस्ट्री है। तीसरा कंपनी है मोनोलिथिक इंडिया, इसका IPO खुल रहा है 12 जून को, थर्सडे को। मर्चेंट बैंकर है हेम सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे कंसर्न्स आ रहे हैं खासकर कि वॉलेटिलिटी को देख के, जो प्राइसिंग आते हैं इनके रॉ मटेरियल के वहाँ पे देखने मिली। और ये कंपनी ने एक टाइप से स्टील इंडस्ट्री का प्रॉक्सी, और स्टील इंडस्ट्री हमें पता है कि अभी एकदम डाउन टर्न में है, तो ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी बहुत है, और चाइना इंपोर्ट से भी सफ़र करता है। कंपनी एक सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में, तो ये कंसर्न हमें दिखा था RHP एनालिसिस में। GST और इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स में कंपनी डिले कर रही है, और इनके जो पीयर है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर, उसके साथ हमने कंपेयर किया तो अच्छे वैल्यूएशंस और अच्छे फाइनेंशियल्स इसी कंपनी में मिल रहे हैं, जो और थोड़े बड़े प्लेयर भी हैं। तो इन पे जो है ज़रूर नज़र रखिएगा। इन स्टॉक्स या कंपनीज पे जो है रिएक्शंस भी आएंगे। लेकिन चलिए, SME IPO की एनालिसिस तो हो गई, कहाँ से आपको सावधान रहना है, कहाँ पे आपको कॉशन रखना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद शरण बताएंगे इन 3 SME IPOs में क्या कॉल्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पे ज़रूर नज़र रखिएगा, लेकिन SME स्पेस पे भी जो है इंटरेस्ट बना हुआ है। शरण, ज़रा SME में 3 IPOs आज खुल रहे हैं, ज़रा ऑफकोर्स एक IPO इस हफ्ते खुल रहे हैं। इस IPO की अगर बात करें तो सैचरोम के सबसे पहले तो आज खुल रहा है, तो उस पर आपकी क्या व्यूज़ रहेगी, जल्द बताएं, और बाकी 2 IPOs पे भी बताएं। तो साची रोम तो डिसेंट वैल्यूएशन पे आ रहा है शरद। तो जब जैसे मैंने रिसर्च किया, डिसेंट वैल्यूएशन है, कंपनी करीबन 56 करोड़ न्यू प्लांट कैपेसिटी के लिए डाल रही है। और जब आप कंपनी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो पता चलता है अभी भी 25% रेवेन्यू ट्रेडिंग से है, और आपका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है, नाई की 100% है। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी एक कैपेसिटी लगाने जा रहे हैं। आपको कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऑर्डर बुक विजिबिलिटी नहीं है, तो आपको कोई एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। और कंपैरेटिवली आप अपने इसके प्लेयर्स से compete कर रहे हैं, जो SH केलकर है 1700 करोड़ रेवेन्यू, ओरिएंटल और ऑटोमेटिक 650 करोड़, तो उसके सामने कंपनी काफी छोटी है। तो डिसेंट है, तो वेट एंड वॉच करेंगे। आपको IPO के बाद डेफिनेटली काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आगे 3 to 6 मंथ्स में देखेंगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। अभी वेट एंड वॉच रहेगा। सेकेंड कंपनी जेनिक पावर एंड केबल्स, बेसिकली एल्यूमिनियम वायर रॉड्स बनाती है, कमोडिटी बिजनेस है। इसमें एक काफी बड़ा रेड फ्लैग है शरद, रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया है 2 साल में। 2 ही साल में हमने क्या किया जो रेवेन्यू 5 गुना बढ़ गया है। सेकेंडली मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जहाँ पता चला 85% रेवेन्यू पूरे ट्रेडिंग से आते हैं, तो वहां पे ही पता चल जाता है तो कंपनी को कोई सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है। रिसीवेबल्स 10 गुना बढ़ गए, अराउंड 30 करोड़, तो पता चल रहा है पेमेंट्स लेट हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल डिले हो रही है, होने वाली है। इसके लिए आप IPO प्रोसीड्स भी देखे जाए, मोर और लेस 50% टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल है। और पीयर्स से कंपेयर करें तो मोर और लेस फेयरली वैल्यूड है। हिंद एल्यूमिनियम ऑलरेडी 13x पे ट्रेड करता है, तो कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, कोई मोट नहीं है, डेफिनेट अवॉइड रहेगा जेनिक। और लास्ट मोनोलिथिक, अगेन अ कमोडिटी प्ले, एक ही प्रोडक्ट बनाता है, सिलिका बेस रैमिंग मास, स्टील इंडस्ट्री है।
आप देखें टाटा स्टील और दूसरे स्टील प्लेयर्स ऑलरेडी एक मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक डाउन साइकिल दिख रहा है और इसके आप मार्जिन देखें तो क्लियरली अनसस्टेनेबल है। शायद अराउंड 3-4% से 15% मार्जिन शूट अप हो गए और उसके कंपेरेटिवली इनके कॉम्पिटिटर्स देखे राघव, रिफ्लेक्स, आरएचआई 6-7% मार्जिन पे, तो ये मार्जिन सस्टेनेबल रहेगा ही नहीं लॉन्ग टर्म में। आप compete ही नहीं कर पाओगे ये मार्जिन के साथ। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो तीनों साल में नेगेटिव है, अगेन बिग रेड फ्लैग। वापस वही देखा जा रहा है अराउंड 30-40% आईपीओ प्रोसीड्स टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। क्लियरली पता चला है रिसीवेबल स्टक है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल काफी हाई होते जा रहे हैं। और एक और इशू था शरद, अगर आपको मालूम नहीं होगा, प्रमोटर ने सेबी डिस्क्लोजर लैप्सेस किए थे, उसकी भी लेटर ऑन बड़े सेटलमेंट की है और पता चल रहा है कंपनी में थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी लेके इश्यूज है। और कॉम्पिटिटर्स के सामने देखें तो बहुत ही छोटा है, 100 करोड़ का टर्नओवर वर्सेस 1000 से 2000 करोड़ के इसके कॉम्पिटिटर्स के टर्नओवर, और वैल्यूएशन आप लिटरली कॉम्पिटिटर्स के लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है इसमें इन्वेस्ट। आपको ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स है, आप अभी मेन बोर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये भी अवॉइड रहेगा। तो रीजंस के साथ कि आपको क्यों इनसे दूर रहना है, शरण ने एक एक करके आपको राय दी है इन सारी की सारी जो एसएमई वाली कंपनीज खुल रही हैं। और ईटीनो स्वदेश का मकसद यही है कि आपको आगाह करना, कहीं अगर मौके बने तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम सारे आईपीओस को लेकर आपको दूर रहने की सलाह देते हैं। जहां पर आकर्षक मौके होंगे, लगेगा कि यहाँ कारोबार में दम है, प्रोमोटर क्लीन है, इंटेंशंस अच्छे हैं, वहां पर आपको हम निवेश की सलाह भी देंगे। लेकिन देखते हैं वैसी एसएमई कब आती है। फिलहाल इन दोनों तीनों आईपीओस में क्या कंसर्न्स हैं वो शरण ने आपके सामने रखे हैं आज। अच्छा, प्री ओपन के लेवल्स आ गए हैं। आप देखिए जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था ना, दिक्कत यही है कि अब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फुमो वाले लोग भी हैं ना, जिनको लगा कि नहीं शुक्रवार को तो हमसे मौका छूट गया, अब ना छूटे, वो आएंगे आज, और आज वो तगड़े तरीके से आएंगे। आप देखिए जो प्री ओपन में फिलहाल जो दिख रहा है, अभी 2-3 मिनट बाद ये लेवल सेटल हो जाएंगे। 175 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा और आज फिर से आप बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, डिफेंस, इंफ्रा, इन स्टॉक्स में आज आप रौनक देखेंगे। लेवल को सेटल हो जाने देते हैं। लेकिन डिफेंस की एक कंपनी के बारे में जरा चर्चा करते हैं गुरांग सर। निश्चित तौर पर आपके रडार पर होगी, वो आप कवरेज भी कर रहे होंगे उसका। कंपनी है बीएल। सेमीकंडक्टर को लेकर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उन्होंने एमओयू किया है। अब ये नवरत्ना कंपनी है, 70-72 हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में है, 400 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, फिर वहां आके थोड़ा समय बिताने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा शुक्रवार को कि जो शेयर तेजी से चले थे ना, थोड़ी सी बैकसीट लिए हुए दिखे। आप जरा बीएल को लेकर राय दीजिए सर, कैसी लगती है आपको कंपनी और ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा एरिया है जिस पर भारत काफी कोशिश कर रहा है और सरकार की तरफ से पुश भी है, आप कैसे देख रहे हैं? अभिषेक, ये स्टॉक अप्रैल के महीने में वो टैरिफ की जब घोषणा हुई थी उसके पश्चात 240 तक पहुंचा था, और अप्रैल से 7 अप्रैल के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, और वहां से 400 रुपए के आसपास। तो मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 महीनों में एक बहुत ही बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे हमने बीएल में देखे हैं। और एक बात, निरंतर इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की अनुभव, क्षमता और समय सीमा काफी तीव्र है, जिससे आय और मुनाफे में एक सकारात्मक असर। मेरे ख्याल से हमारी जो रिसर्च टीम है उनके तरफ से लक्ष्यांक को लेकर के ऊपर के तरफ के परिवर्तन किए हैं। मौजूदा लक्ष्यांक हमारी जो टीम है उनके तरफ से करीबन 440 के आसपास है, उसके ऊपर के लक्ष्यांक है। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। और एक बात अनिवार्य है ध्यान में रखना अभिषेक, और खास करके जो हमारे दर्शक है और निवेशक है ईटीना स्वदेश के, फिर रक्षा क्षेत्र में अनिवार्य है आप काफी लंबी अवधि का समय दें, कम से कम 3 साल, 5 साल या उससे अधिक, अगर आपको वास्तविकता में एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। और ये इसलिए क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है, कॉम्प्लेक्स हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती हैं ये, और इसी के कारण आपको लंबी अवधि की समय सीमा रखना अनिवार्य है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेशित रहें
और बहुत बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगर आपने लंबी अवधि, अगर आपने इसको 5-6 साल पहले अगर लिया होगा ना, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले निश्चित तौर पर हो रही होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 400 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं। मजबूत शुरुआत के संकेत हैं, लेवल्स ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। 156 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा, यानी कि जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था 70-80 पॉइंट, उससे ऑलमोस्ट डबल। और निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी निफ्टी के मुकाबले जाहिर तौर पर ज्यादा रहेगी। हम वो कह भी रहे थे आपके लिए। करीब 450-500 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक फिर से खुलेगा और 57,000 के ऊपर की छलांग लगाने के लिए निफ्टी बैंक तैयार दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जरा रिकैप कर लेते हैं कि 9 शेयर वो कौन से हैं जहां पर आज आपके लिए मौके बनते हुए दिखाई देंगे। 9 के नवरत्न के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे है मौजूद। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आरबीआई अनाउंसमेंट्स पे जो है पहले 2 स्टॉक्स रहने वाले हैं, गोल्ड लोन फाइनेंसर, मुथूट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, इन पे नज़र रखिएगा। गोल्ड लोन की जो गाइडलाइंस फाइनल आ गए हैं, लेकिन ड्राफ्ट से जो पहले ड्राफ्ट आया था उससे वो माइल्डर सेट पे, यानी कि पॉजिटिव है इन स्टॉक्स के लिए। वही जो स्टॉक्स जिनके एमएफआई एक्सपोजर ज़्यादा हैं, जैसे बंधन बैंक, मुथूट माइक्रो फाइनेंस बैंक, इन पे पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में दिखेगा। आरबीआई ने जो क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दी है और अब जो है एमएफआईज और ज़्यादा लोन जो है दे सकते हैं नॉन माइक्रो फाइनेंस के सेगमेंट में भी। तो ऑफ कोर्स मुथूट फाइनेंस आपका हमारा जो पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स वो है बंधन बैंक, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इन पे भी नज़र रखिएगा। अब हम चलते हैं दालमिया भारत, अंबुजा, बिरला कॉर्प पे, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। बहुत सारे इंसेंटिव्स थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, वो अब वो वापस ले रहे हैं। देखिए सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग्स देखें तो उतना खास नहीं है। 150 से 250 करोड़ ही है। अगर इन कंपनीज़ के बड़े साइज़ देखें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पर सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर रहेगा इनिशियली। एमजीएल कमेंट्री की बात करें एनालिस्ट कॉल में तो मिले जुले संकेत हैं। हालांकि वॉल्यूम्स को लेके जो है कंपनी ने एक अच्छी मोमेंटम दी है, तो उस पर भी नज़र रहेगी, तो स्टॉक सपोर्टिव रिएक्शन आ सकता है। एमसीएक्स सेबी की अप्रूवल आई है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को लेके, तो स्टॉक के लिए ये बहुत अच्छा है। इन्फोसिस 32,000 करोड़ का जीएसटी केस जो है डीजीजीआई, अब वो प्रोसीडिंग्स क्लोज हो गई है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। गार्डन रिच 2 अहम एमओयू साइन किए हैं, एक प्रपोल्शन के लिए और एक कॉर्वेट्स के लिए, जो एक छोटे वॉरशिप्स होते हैं। स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और मोमेंटम आ सकता है। और आज ऑफकोर्स उनकी एक वॉरफेयर वाली सबमरीन रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो भी लॉन्च हो रही है, इंडियन नेवी कर रही है। बजाज फाइनेंस 16 जून रखा गया है आपका बोनस और स्प्लिट दोनों के रिकॉर्ड डेट को लेके। और आज आखिर में बात करेंगे टायर स्टॉक्स, पिरामल फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज, इन 3 स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा जो गवर्नमेंट ने नए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए हैं इंपोर्ट पे इनसोल्यूबल सल्फर और विटामिन ए के प्रोडक्ट्स को लेके, तो इन स्टॉक्स में आपको तेज़ी दिखने मिलेगी। तो ये अहम 9 के नवरत्न शेयर्स हैं जहां पे आपको एक्शन दिखेगा आज। ठीक है, ये 9 शेयरों पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और प्री ओपन में आप देख भी रहे होंगे कि मतलब जो भी खबरें हमने चुनी है ना, उन शेयरों में एक्शन आपको विजिबली ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3-3.5 मिनट के बाद बाजार खुल जाएगा। उसके पहले इस शेयर पर जरा व्यू ले लेते हैं। शरण जी, एक बार जरा आप हीरो मोटो के बारे में गाइड कीजिए। हमने अच्छी तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में, और जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं वहां पर निश्चित तौर पर एक अच्छा ट्रिगर बना था आरबीआई की तरफ से, आधे % का रेट कट। हीरो मोटो में मोमेंटम लगातार हम देखने के बिल्ड हो रहा है और सस्ता भी हो गया था भारी गिरावट के बाद। आप जरा ये बताइए कि चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं हीरो मोटो के, और आपकी तरफ से टारगेट क्या होंगे? तो अभिषेक जी, स्टॉक ने फ्राइडे के दिन 200 डे ईएमए पे रेजिस्टेंस लिया अराउंड 4270 के लेवल्स पे, और आज की ओपनिंग तो इसके ऊपर ही दिख रही है। तो देखा जाए तो स्टॉक अपने 200 डे ईएमए को ब्रेकआउट कर रहा है। जब जब ऐसे आप देखें ना, तो एक स्टॉक में काफी अच्छी मूव देखी जाती है, मगर अभी स्टॉक में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 4400 के लेवल्स पे। अगर किसी पोजीशन बनाना है तो 4400 के लेवल्स के लिए आप फर्स्ट टारगेट और 4500 के लेवल्स के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी इक्वली उतने ही पॉइंट का आप रखिए, 100 रुपीज के आसपास का। स्टॉक तो काफी अच्छा है, 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया है और 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट आज ब्रेकआउट दे दिया है, तो ओवरली पॉजिटिव ही रहेगा स्टॉक। पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी जारी रहेगी, लेकिन पॉजिटिविटी मार्केट में भी खुलने की तैयारी सोमवार के
सेशन में भी मजबूती के साथ पूरी तरह से खुलने की तैयारी करते हुए भारतीय बाजार प्री ओपन में निफ्टी करीब हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान दिखाते हुए 25,150 के पार तो खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ। और बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बैंक निफ्टी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फ्राइडे सेशन में भी मजबूती थी और ये मजबूती जो है आगे बढ़ती हुई करीब 500 अंकों की तेजी पर खुलने की पूरी तैयारी करते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में तेजी। ब्रॉड मार्केट्स पर भी नजर है हमारे एक्सपर्ट्स के दिए स्टॉक्स बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं। गौरांग सर और साथ ही तपन जी का भी नजरिया बैंक्स फाइनेंशियल्स पर और शरण ने जो 3 कॉल्स दिए थे बाजार खुलने से पहले वो भी रिएक्ट करते हुए। ट्रेंट ब्रिटानिया एनएमडीसी प्री ओपन में मजबूती का रुझान दिखाते हुए मजबूती के साथ ही खुलने की तैयारी। यहां पर खबरों के दम पर हमारे रेडार पर जो भी सारे स्टॉक्स नवरत्न कैटेगरी में खबरों वाले शेयर्स में ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स में उनका एक्शन भी आपके स्क्रीन पर एक एक कर आ जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर पर फोकस रखिएगा। कंपनी के प्रोडक्शन के डेटा आए हैं। प्रोडक्शन जो इनकी टोटल प्रोडक्शन के डेटा पॉइंट्स हैं मजबूत हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी आंकड़े अच्छे हैं और स्टॉक में हरे निशान के साथ खुलने की पूरी तैयारी होती हुई। बजाज फाइनेंस की बोनस और शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है और उससे ठीक पहले स्टॉक में मूव पर नजर रखिएगा। एमसीएक्स पर खास तौर से नजर। पिछले 5 सेशन में स्टॉक ने बढ़िया अप मूव दिखाए और इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल चुके हैं। उसका भी एक इम्पैक्ट और मजबूती के साथ खुलने के पूरे आसार। राइट्स और हिंदुस्तान कॉपर पर नजर रखनी होगी क्योंकि दोनों ही स्टॉक का करार के चलते आज फोकस रेडार पर रहेंगे। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस लगातार हमारे फोकस रेडार पर है और इसी कड़ी में गार्डन रीच शिप बिल्डर के स्टॉक को हमने टच बेस किया बिकॉज ताज़ा करार होता हुआ कंपनी ने अगेन एक एमओयू साइन किया है और स्वीडन और डेनमार्क के साथ एमओयू साइन करने की खबरें मेरीन सिस्टम क्रूज सेगमेंट के लिए। सो जीआरएससी पर भी फोकस रखना होगा। लेकिन चलिए बाजार की शुरुआत में ही हम देख रहे हैं मजबूती का रुझान पूरी तरह से नजर आ रहा है और इस वक्त मार्केट के ओपनिंग लेवल्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 150 अंकों की तेजी पर निफ्टी की शुरुआत, 450 अंकों की तेजी पर बैंक निफ्टी की शुरुआत और वहीं करीब 425 450 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स ने भी इस वक्त शुरुआत की है। मार्केट की ब्रेथ यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी। 1600 एडवांसेस के सामने महज 265 डिक्लाइंस। 56,877 के लेवल्स पर 300 अंकों की मजबूती बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में। वहीं 25,125 के लेवल्स 150 अंकों की तेजी और 82,572 के स्तर पर हम देख रहे हैं सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 400 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलता हुआ तो येट अनदर सेशन जहां पर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार फोकस रखिएगा। बैंकिंग मेजर्स छोटी मझौली बैंक्स इस वक्त मार्केट को सबसे ज्यादा सपोर्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से मिलता हुआ। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। करीब आधे से 1% की तेजी। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस हमारे रेडार पर करीब 1% की तेजी के साथ ये भी खुलता हुआ। इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक और साथ ही कोटक बैंक के स्टॉक। इन्फोसिस कंपनी को क्लोजर मिला है जीएसटी इंटेलिजेंस के लिए, सो एक न्यूज़ फ्लो और इस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट नजर आता हुआ। इंडिया विक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। फ्राइडे सेशन में करीब 3% की गिरावट इंडिया विक्स में नजर आई थी। आज के सत्र में इंडिया विक्स की तस्वीर कैसी है, फेयर इंडिकेटर की तरफ से क्या रिलीफ है या नहीं, इस पर खास तौर से हमारी नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स में 3% का स्पाइक है, 15 के लेवल्स, ठीक है, कंफर्ट के आसपास है लेकिन स्पाइक नजर आ रहा है तो इसको एक बार वॉच आउट जरूर करेंगे। 3% की गिरावट फ्राइडे दिखी थी और आज एक स्पाइक नजर आ रहा है। निफ्टी कैटेगरी में हम देख रहे हैं श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, जियो फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक के स्टॉक में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली है। पीएफसी, आरएफसी फ्राइडे को भी चल रहे थे और आज के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो हम देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन का स्टॉक देख लीजिए, एमएनएम फाइनेंस के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। बंधन बैंक, एयू बैंक, छोटे मझौले बैंक्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और स्मॉल कैप की चाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी छोटी मझौली बैंक्स के क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक में हम देख रहे हैं 3% की तेजी के साथ कामकाज। एमसीएक्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को सेबी की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और एमसीएक्स का स्टॉक इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ 3%। 7611 न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट बाजार खुलने से पहले हमारे रेडार पर था। स्टॉक में रिएक्शन एलएनटी, कोल इंडिया और साथ ही ट्रेंट शरण की कॉल थी और ये स्टॉक करीब 1% की तेजी के साथ इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस पर भी नजर रखनी होगी। चलिए एनएसई इंडेक्स ट्रैकर आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। दमदार शुरुआत, 57,000 के पार बैंक निफ्टी, अच्छा खासा एक्शन, 400 अंकों की मजबूती। आईटी सेक्टर से जबरदस्त एक्शन
एक्शन देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी नजर रखिएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में हम देखते हैं अच्छी खासी मजबूती। सबसे आगे खड़ा है पीएसयू बैंक स्पेस, इसके साथ एनर्जी, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, रियल्टी, एफएमसीजी, हर क्षेत्र में मजबूती का रुझान। हर सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन और उन सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स एक एक आपके स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। मार्केट का हीट मैप पॉजिटिव, सेक्टोरल हीट मैप पॉजिटिव, इंडिसेस पॉजिटिव और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त। बढ़िया शुरुआत होती हुई आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। तो जैसे कि उम्मीद थी, तेजी का मोमेंटम बाजार में जारी है और आरबीआई की तरफ से जो बूस्ट मिला है, बाजार उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 125 अंकों ऊपर निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 2 सत्र में करीब 1250-1300 अंक निफ्टी बैंक ने जोड़ दिए हैं। 850 शुक्रवार को और 400 आज, तो 1250 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है और 57,000 के ऊपर निकलकर आज निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन शेयर लेकर। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशो बहुत अच्छा है, तो ब्रॉडर मार्केट से भी पिक्चर ठीक ठाक दिख रही है। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। पहले आपके शेयर जान लेते हैं। बताइए आपकी नजर कहां पर है और क्या खरीदेंगे अभी ओपनिंग ट्रेड में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, मानसी, एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम ओएफएसएस को देखें, ओरेकल फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है यहाँ एक काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले का वॉल्यूम काफी स्ट्रांग था, उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करें, प्लस 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड करें, तो मैं यहाँ लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। हम ऑलमोस्ट 8,940 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट लेवल। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 8,850, 8850, यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 9,150 से लेके 9,200, 9200। ठीक है, 9,150 से लेकर 9,200 ये टारगेट होंगे ओरेकल फाइनेंशियल के लिए। और जो स्टॉप लॉस होगा 8,850। देखिए, आईटी स्टॉक्स में तेजी बनी है और अगर ग्लोबली माहौल अगर ठीक होता है, अमेरिका में देखिए जो जॉब रिपोर्ट आए ना, बढ़िया आए हैं, तो उसका भी सपोर्ट मिला था। हमने देखा था नैस्डैक को और तमाम आईटी स्टॉक्स में मजबूती दिखी थी शुक्रवार के सत्र में। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आता है। होता क्या ना कि अब एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल तो हमारा सेम नहीं है अमेरिका के टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरह, लेकिन उत्साह ये बिल्ड हुआ है। ओरेकल फाइनेंशियल में ये तेजी दिख रही है, 2.25% के आसपास तेजी और बढ़ेगी, इस पर आप दांव लगा के चल सकते हैं। शरण भाई, आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है और आप क्या बाय करने की सलाह देंगे? का है, पहला तो है हुडको, काफी अच्छा लग रहा है। 249 और 249-250 के लेवल्स पे ले सकते हैं। जून फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस काफी मिनिमम है, 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक आज के हाई को भी ब्रेक कर ले तो आप एक काफी अच्छी मूव देख सकते हैं। स्टॉक को 255 और 260 के लेवल पे लेके जा सकती है। तो पहला स्टॉक मेरा हुडको रहेगा 248 के स्टॉप लॉस से जून फ्यूचर। यस जी, हुडको। दूसरा शेयर कौन सा होगा? हुडको दरअसल हमारे डेटाबेस में है नहीं, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। दूसरे शेयर पर फोकस करेंगे आपके। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा एक काफी ब्रेकआउट दे दिया है और आज ओपन लो ही बनाया स्टॉक ने। 763 के लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में 755 के लेवल्स का। और जैसे आप टारगेट देखें तो 775 टू 785 के लेवल्स पे आज ही आप देख सकते हैं एक बार टारगेट आते हुए। ठीक है, 755 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 785 रुपए का टारगेट होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल आज फिर से ये बाजार को लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है जियो फाइनेंस का, करीब 2% के आसपास की तेजी है। और उसके पीछे पीछे अगर आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे शेयर उसी स्पेस से। तो अगर आप आईटी में तो खैर यूएस वाला फैक्टर आ जाता है, वहां पर भी हम देख रहे हैं तेजी हो रही है। अदरवाइज बाजार में आज फिर से दबदबा उन्हीं शेयरों का है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होते हुए आज के सत्र में हम देख रहे हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी तेजी रियल एस्टेट के शेयरों में हो चुकी है शुक्रवार के सत्र में। इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस था ऑलमोस्ट रियल एस्टेट इंडेक्स में वो निफ्टी का डबल था, तो बड़ी तेजी ऑलरेडी उसमें आ चुकी है। तपन जी, आपके रडार पर कोई शेयर
जहां पर आप पोजिशनल व्यू लेकर बाइंग करने की सलाह देंगे? हाँ, ये जो आरबीआई का रेट कट है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी फायदा होगा। तो मुझे यहाँ एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है इंडियन होटल्स। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छा दौर चल रहा था पिछले 1 साल से, और यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरह से डिस्क्रिशनरी इनकम आती है तो लोग घूमने जाते हैं, प्लस आजकल तो मैरिज और वो सब वहीं हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर रूम 14% से बढ़ा है इंडियन होटल्स का। 76 प्रॉपर्टी से इस साल ही ऑलमोस्ट 26 प्रॉपर्टी आई। आगे जाके ये डेट फ्री कंपनी है, और आगे जाके क्या होता है कि कोई भी होटल जब आती है तो इट टेक्स टाइम, 3-4 ईयर्स का लैगार्ड होता है। तो जो करंट ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी रहती है, 70% से अबव ऑक्यूपेंसी रहती है, और मेन ये बात है कि ये अपना एवरेज रेवेन्यू पर रूम बढ़ा रहे हैं। तो उसके वजह से इनका ईबिटा में आप देखो 14% से 36% का इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। सो वो डायरेक्टली इंपैक्ट दिखा रहा है कि किस तरह से डिमांड है, और खास करके लग्जरी होटल्स की। तो वहाँ इंडियन होटल्स एक अच्छा खासा स्टॉक है, ऑफकोर्स बढ़ा है लेकिन यहाँ से भी अच्छा रहेगा। और दूसरा एक स्टॉक मैं कहूंगा प्राज इंडस्ट्री का अभी एक रिसेंटली पार्टनरशिप हुई साउथ अमेरिका में। ओवरऑल अगर ये इथेनॉल में नंबर 1 है, अगर ओवरऑल ग्लोबल शेयर 10%, इंडिया में 55% डोमेस्टिक शेयर्स है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरह से अच्छी तरह मार्जिन तो बढ़ ही रहा है, प्लस नेट प्रॉफिट भी 36% से बढ़ रहा है, और एक तरह से लीडर है। वाटर ट्रीटमेंट हो, बायो एनर्जी हो, और वहाँ हर जगह इनका अच्छा खासा निवेश, और यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है, और काफी हद तक प्रॉफिट भी बढ़ेगा यहाँ से। तो ये 2 स्टॉक है, इंडियन होटल और प्राज इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है। इंडियन होटल्स पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी की दिग्गज कंपनी है इंडियन होटल्स। बाजार में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग आ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आएगी। लोअर लेवल बायर्स भी एक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग हैं। अभी तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है, बाजार को आगे पुश निश्चित तौर पर देगी। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 50 में से कितने 45 शेयर 40 शेयरों के आसपास निफ्टी में 50 में से 40 शेयर मजबूत आपको दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे इंटरडे हाई से तो करीब 200 अंक नीचे आकर करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन एक शेयर आप जरा लिख रही है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, और वो है IEX का। हमने देखा था कि मई के इनके पावर ट्रेडिंग के आंकड़े आए थे और वॉल्यूम में करीब 14% के आसपास इजाफा हुआ था। शुक्रवार को भी शेयर को हमने चलते हुए दिखाया था, और आज फिर से इसमें 3% के आसपास की मजबूती है। 207 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन एक अपडेट भी आया है, आप उस पर ध्यान रखिएगा। MCX को इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च करने की मंजूरी मिली है सेबी से, तो ये एक डेवलपमेंट भी है इस स्पेस को लेकर। IEX में 3% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। IEX पर एक व्यू चाहिए गौरांग भाई, क्या इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं अभिषेक जी, कोई कवरेज नहीं है टीम के तरफ से, इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इसको लेकर सर व्यू? अभिषेक भाई आवाज आ रही है? अभिषेक भाई जी आ रही है सर। सर अभिषेक भाई MCX को लेकर क्या व्यू? क्योंकि हमने देखा कि मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर हैं गड़बड़ है। MCX पर भी नहीं है सर, IEX पर तो नहीं है, MCX पर भी नहीं। नहीं कवरेज नहीं है MCX पर भी टीम की तरफ से, क्षमा चाहता हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तपन जी आप जरा व्यू दीजिए। अब ये मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर एक तरफा दौड़ लगा तो चुके हैं। क्या बेहतर ये होगा कि मतलब निवेशित रहें, जिसको स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है अपना लगा ले, अदरवाइज ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि जहां पर बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट हो रहे हों। अल्टीमेटली तो लोग बाजार में पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ग्रोथ मोमेंटम इतना तगड़ा है कि शेयर अभी और ऊपर जाएंगे? यहाँ से मुझे MCX सही में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमारे शुक्रवार की भी बात की, मैंने MCX का नाम दिया क्योंकि वो एक लीडर है कमोडिटी में, और अपना कोई है नहीं एक्सचेंज,
और जिससे सोने का भाव बढ़ा है, चांदी का भाव बढ़ा है, सबसे बड़ा वॉल्यूम सोने का होता है, तो उसके वजह से उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पे डायरेक्ट फायदा होता है। और आज जो इलेक्ट्रिसिटी की भी डेरिवेटिव स्टार्ट हुई है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। एमसेक्स इज अ क्लियर लीडर, और अभी जो उनके जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे टीसीएस के, वो सब बैक है। उसके वजह से वो काफी 1000-2000 के बीच में रहता था। फिर आप देखें कि पीछे 1.5 साल में जिस तरह से मूवमेंट आई है, एक तरह से लीडरशिप है। और यहां से भी मुझे कोई एनसीडीएक्स जो दूसरा एक एक्सचेंज है वो कहीं नहीं है इसके, वो एग्री कमोडिटी में है। सो एमसीएक्स इज अ क्लियर लीडर। यहाँ तो मैं हर बाइंग एट डिप्स में रेटियन रखूंगा, क्योंकि यहाँ से बढ़ सकता है। रही बात आईएक्स की, आईएक्स में कुछ गवर्नमेंट इश्यूज चल रहे हैं, और जिस तरह से आप देखो तो आईएक्स उतना नहीं बढ़ा जितना एमसीएक्स बीएससी बढ़ा है। लेकिन आईएक्स का धीरे धीरे अगर वॉल्यूम बढ़ता है, प्लस क्या हुआ था इस बार जो समर जल्दी खत्म हुआ, उसके वजह से कुछ कुछ प्राइसिंग तो जीरो पे पहुंच गई थी आईएक्स से, तो वहां भी उनको हिट आया था। आईएक्स में थोड़ा इश्यूज है मुझे यहाँ, तो भी अगर दोनों कंपेयर करें तो एमसीएक्स स्टिल आई एम बुलिश कंपेयर टू आईएक्स। एमसेक्स की जो है ऑफ कोर्स राय आ रही है, अगर आप कंपेयर करें आईएक्स के साथ, तो इस पे जो है बाई का कॉल आ रहा है तपन से। गौरंग सर गुड मॉर्निंग, शरद हियर। सर सारे सेगमेंट्स की जो है बात हमने कर ली, रेट सेंसिटिव का हुआ, उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, डिफेंस को लेके और शिप बिल्डिंग को लेके मानसी ने भी मेंशन किया था, और ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंटली हम बताएं कि नास्दाक शेयर्स, नास्दाक का अच्छा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आया और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम आई, ये बात जो है अभिषेक ने कहा। लेकिन मेटल स्पेस पे भी अगर नज़र डालते हैं, यूएस और चाइना के बीच जो है टॉक्स ऑलरेडी होने वाले हैं जून 9 को लंदन में, और ऑफ कोर्स मेटल स्टॉक्स में हमने लास्ट वीक और लास्ट 2 वीक से एक अच्छी रैली भी देखने मिली, खास करके सिल्वर, पैलेडियम, जिस तरह डिमांड बढ़ रहा है और चाइना में जिस तरह इकोनॉमी में जो एक्सपेंशन आ रहा है, उसका एक रब ऑफ इफेक्ट भी कुछ जो है आपको मेटल काउंटर्स में देखने मिले थे। आज ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे किस तरह मेटल स्पेस पैन आउट हो रहा है, गौरांग सर बताएं, और इसमें कौन से अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं? शुभ प्रभात हमारे तरफ से शरद। तो देखिए, पहले तो धातु क्षेत्र पर कुछ 4 या 5 कंपनियों पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है, लेकिन उस पर टिप्पणी करने से पहले मेरे ख्याल से अनिवार्य यह है कि समय सीमा को लेकर के आपके पास स्पष्ट रूप से 2-2.5 साल की समय सीमा होनी चाहिए। और वो इसलिए शरद, क्योंकि अमेरिका के तरफ से टैरिफ को लेकर के 25% की टैरिफ 50% की गई, और अब ये जो हनीमून की बात चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में वार्तालाप को लेकर के, 9 जून यानी कि आज मेरे ख्याल से देर शाम फिर से बातचीत होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की तरफ से क्या उभर करके आता है, क्या सहमति बनती है, ये पढ़ना और समझना ज्यादा अनिवार्य होगा। और फिर चाइना के तरफ से धातु क्षेत्र के ऊपर भी काफी कुछ खबरें आती है, और वो काफी प्रभावशाली होती है। अब वो प्रभाव किस प्रकार का होता है वो निर्भर करता है कि खबरें किस तरह की आती है, और स्थानीय मार्केट में खपत ऊपर जाने की पूरी संभावना है। फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम शायद ऊपर की तरफ रिवाइज हो, इसकी भी संभावना है। अब हमारी रिसर्च टीम की तरफ से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसपीएल और एनएमडीसी, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिए, खरीदारी की राय है, मोमेंटम अच्छा है इन स्टॉक्स में भी। लेकिन प्रशांत गुड मॉर्निंग, शरद हियर। अब सारे सेगमेंट्स तो देखते हैं सेक्टरली आज हरे निशान में, लेकिन एक सेगमेंट है जो ऑलरेडी रनअप दिखा दिया था लास्ट वीक, वो था रियल्टी सेगमेंट। उतना भी ज़्यादा मुनाफा वसूली नहीं, बट एक रेंज बाउंडर, कुछ काउंटर्स में जो है सेलिंग आ रही है। तो अगर अच्छी प्रॉफिट बन गई है, अगर मैं होल्ड कर रहा था रियल्टी स्टॉक्स 1 महीने से, तो प्रशांत यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें कि बने रहें, बताएं। जी, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक इसमें देखें, हम डीएलएफ को देखें, तो यहाँ ऑलमोस्ट हम पिछले कुछ दिनों में करीबन 700 के लेवल से ऑलमोस्ट 880 के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट 20-25% सब चल गया अब तो। जी बिल्कुल, बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे 10-15% मूव बहुत कम दिनों में आई है। मुझे लग रहा है इस तरह के मूव के बाद डेफिनेटली 20-25% मुनाफा बांधना चाहिए, और अगर न्यू पोजीशन ऐड करनी हो, आपने अगर ये रैली मिस करी तो एक डिप के लिए वेट करें।
ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है, मुझे लग रहा है इस लेवल पे फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, एक डिप के लिए वेट करना चाहिए, बट डेफिनेटली जो टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप्स का होगा। प्रशांत की तरफ से रियल एस्टेट पर एक टेक और गिरावट में खरीदारी के मौके डीएलएफ पर नजर जरूर है, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का, और अपसाइकल का ट्रेंड जारी है। आज काफ़ी चलने के बाद, पूरा हफ्ता चलने के बाद रियल एस्टेट थोड़ा सा ब्रीदर लेना है। ठीक है, आज के सत्र में बाकी सारे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो पिछले हफ्ते की चाल को ही कायम रख रहे हैं। इस वक्त पीएसयू, बैंक, स्पेस अगर आप देखेंगे, आईटी और ऑटो, ये फ्लेवर्स बने हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी ढेर सारे मौके, लेकिन इन मौक़ों में लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल में भी एडिशंस होते जा रहे हैं। शरण, तपन, गौरांग जी, प्रशांत सावंत तो हैं हमारे स्टूडियोज़ में। अब कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं और आइए उनसे जानते हैं कि मार्केट की शुरुआत को वो कैसे रीड कर रहे हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद क्या कुछ था उनके रेडार पर, और इस वक्त बाजार की चाल कैसी नज़र आ रही है। कुणाल, देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द मार्केट, और चाहे विदेशी बाजार की चाल कुछ भी हो, भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल पर तो कायम है। जी हाँ, हम कहते हैं चेरी ऑन द टॉप मार्केट। आई मीन फ्राइडे इफ इट वाज अ फुल केक, तो आज का मार्केट ओपनिंग इज डेफिनेटली अ चेरी ऑन द टॉप। ब्रिलियंट ओपनिंग फॉर द इंडाइसेस। सो ये बता रहा है कि मार्केट की जो मूड है वो जस्ट पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली एज वेल एज एक्शनेबल पॉजिटिव है। बिकॉज जो सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो सारे सेक्टर्स इनमें बाइंग हो रही है, जिसके फाइनेंशियल्स लास्ट 3-4 हफ्तों से थोड़े से अंडर परफॉर्म हो गए थे। रियल एस्टेट में एक इनिशियल साइंस आया था, वहाँ पे हम देख रहे हैं कभी रोबस्ट प्राइस एक्शन मूव है। पावर स्टॉक्स, पीएसयू नेम्स, डिफेंस स्टॉक्स, इन सभी सेक्टर्स में हमने देखा कि बहुत अच्छा एक मार्केट में उछाल आया है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। हम सेक्टर रोटेट कर रहे हैं, मार्केट्स को बैलेंस कर रहे हैं, हम इंडाइसेस में अपमूव कर रहे हैं, और बीच बीच में हम ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे हम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या फिर 3 हफ्ते के लिए हम कंसोलिडेट भी कर जाते हैं। तो ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है। मेरा मानना है कि आई थिंक ये अपमूव और मेंटेन हो सकता है इंडेक्स में। 25,250 का मैं इस हफ्ते टारगेट रखूंगा निफ्टी पर। ओके, सो पॉजिटिविटी, और इनफैक्ट सही कहा आपने, बाजार सिर्फ तेजी की चाल ही नहीं, कंसोलिडेशन दिखाकर एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कुणाल। जी हाँ, बट आज की तस्वीर काफी ज्यादा कह सकते हैं मजबूत खरीदारी और हरे निशान के साथ नजर आ रही है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहले इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि शायद अब आईटी सेक्टर भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, एक अच्छा उछाल दे सकता है। तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटेड पिक सजेस्ट करूंगा इसमें से। ओरेकल फाइनेंस, ओएफएसएस 9000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट मेरे अनुमान से एक बहुत ही क्लासिकल बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन स्टॉक कंप्लीट कर रहा है। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 9300 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 8850 का। और सेकंड रहेगा बाय एनएमडीसी पर, जो कि 73-74 का एक मेजर रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करने जा रहा है। मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट बन सकता है एनएमडीसी पर। तो सजेस्ट करूंगा बाय, टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे 77.5, स्टॉप लॉस 72 का। ओके, तो चलिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पर तो प्रशांत सावंत का भी टेक था। बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर उनकी भी राय थी, और अब कुणाल की भी मोहर लगती हुई 3% के गेन से ये तेजी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ओएफएसएस पर नजर रखिएगा। 10:10 पर धनंजय सिन्हा सिस्टमैटिक्स ग्रुप के हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजार की तेजी आगे कितनी टिकाऊ है, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, इस पर सारी की सारी जानकारी एनालिसिस लेकर गौरांग सर, एक टेक आपसे ऑटो इंडस्ट्री पर जानना चाह रहे थे। ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चाइना का कंट्रोल और चाइना की दादागिरी ही इनफैक्ट कहेंगे, और इस वक्त अगर देखें ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कई कंपनियां हैं जो कि सरकार से भी गुहार लगा रही है, अपील की है कि चाइना की तरफ से ये जो ताज़ा कंट्रोल्स आए हैं, इस कंट्रोल्स पर कुछ सोल्यूशंस निकलने चाहिए। बिकॉज रेयर अर्थ मैग्नेट वैसे देखा जाए 90% प्रोसेसिंग कंट्रोल्स जो हैं चाइना के पास है, और ये मैग्नेट्स जो हैं काफ़ी इस्तेमाल होते हैं कई सारे सेक्टर्स में, जिसमें ऑटो, ईवी भी शामिल हैं। क्या राय होगी इस पूरे चीज़ पर? आई मीन चाइनीज़ तो इनफैक्ट यूएस चाइना टॉक्स की अभी आप बात भी कर रहे थे, चाइना जब तक कुछ करे ना शांत नहीं बैठता। वो शांत बैठने वाला भी नहीं है मानसी। जिस प्रकार की उनकी बुद्धिमत्ता है और उनकी विकृत मनस्थिति है, और एक कहावत है हिंदी में, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। मेरे ख्याल से चाइना उसका एक बहुत ही स्पष्ट रूप से उदाहरण है। और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि एशियाई जो देश है उनको छोड़ के कोई दूसरा देश आगे बढ़े। जहां तक विकास का सवाल है, या फिर किसी भी तरह की विकसित परिस्थिति का प्रश्न हो, और यही होता है। देखिए, दिक्कत यही है, जब एक
देश के पास पूर्ण रूप से 90% का अगर नियंत्रण आ जाता है तो वो पूरे विश्व भर को हिला सकता है अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर और अपनी विकृत विचारधारा के आधार पर। अब हमारे यहाँ पर तो असर पड़ेगा ही, बाकी अन्य देशों में भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है ये केवल मात्र ईवीज में यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल नहीं होते, डिफेंस में भी इनका काफी कुछ योगदान होता है मानसी। तो और मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि भारत के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चाइना के लिए रवाना होने वाला है और वहाँ के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके किसी भी तरह का एक बीच का रास्ता निकलने के प्रयास, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर आप प्रतिबंध कर देंगे रेयर अर्थ मैग्नेट्स का मानसी, तो संभवतः यह है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में ये जो इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन होता है वो बिल्कुल ठप हो सकता है। और इसका असर सिर्फ हमारे देश में नहीं, जैसे मैंने कहा, बाकी अन्य देशों में भी पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये महीना जो है, जून का महीना, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा जहां तक भारत और चीन के बीच में वार्तालाप का सवाल है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर के। और एक बात, विकल्प ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपकी निर्भरता किसी एक देश पर भारी पड़ जाती है और अगर वो देश 90% उत्पादन का नियंत्रण करता है तो वो किसी भी वक्त अपनी मनमानी कर सकता है। तो इसलिए जरूरी ये है, अब हम ये बात भी कर रहे हैं, पिछले रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा था कि थर्ड कंट्री का किसी तीसरी और देश का मुआयना किया जा रहा है सरकार के तरफ से, जहां तक ये जो खामियाजा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का वो पूरा करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा और वो निर्भर करेगा कि वो देश क्या दाम पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स उपलब्ध कराना चाहता है और उसके पास कितनी क्षमता है। तो परिस्थिति थोड़ी विचित्र है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 हफ्तों में स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ इसका तोड़ नहीं निकला तो शायद जो इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ सकता है। ठीक है, ये राय गौरांग सर की। बाजार ने आज शुरुआती जो उछाल दिखाया उसके बाद थोड़ा शांत पड़ता दिख रहा है। गौरांग भाई, एक आपसे मैं व्यक्तिगत सवाल पूछूं, एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो। अरे अभिषेक भाई, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप हुक्म कीजिए। आप जब हिंदी बोलते हैं ना, तो आप तो रहते तो हम मुंबई में हैं, और इतनी अच्छी हिंदी तो हिंदी भाषी जो इलाके हैं वहां पर नहीं बोली जाती है। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये शरण या फिर ये तपन जी हैं, प्रशांत जी हैं, ये भी सोचते होंगे कि नहीं इतना कमाल की हिंदी आप कैसे बोलते हैं। तो जरा बताइए, इसका राज बताइए कि क्या बचपन से आप ऐसे विलक्षण थे या फिर बाद में आपने क्वालिटी डेवलप की है? अगर बचपन में होता तो मैं शायद किसी स्कूल में मास्टर बन जाता हिंदी भाषा को सिखाने के लिए, लेकिन तभी हुआ नहीं था, उसके बाद हुआ है। और बस हमारी जो बुद्धिमत्ता है और हमारे जो कान हैं उनको खुला रखते हैं, और जब किसी बड़े महान व्यक्ति को हम सुनते हैं और जो शब्दावली का प्रयोग वो करते हैं उसको हम हमारे ढांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। बस यही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। गौरांग सर है तो गुजराती वैसे, लेकिन गुजराती एक्सेंट बिल्कुल नहीं आता जब हिंदी बोलते हैं। अभिषेक नहीं, वो मैं गुजराती भी जब बोलता हूँ मानसी, नहीं मानसी, अभिषेक भाई जी आप बताइए। नहीं, मैं तो काफी तारीफ करता हूँ गौरांग सर की। मैं तो हमेशा मतलब कहीं जिक्र आता है ना तो मैं मेंशन करता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि ऐसी मानसिकता की बन जाती है कि नहीं, अगर आप बहुत ही क्लिष्ट या फिर स्पष्ट संस्कृत निष्ठ अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो लोग कहते नहीं आज के ज़माने में कौन समझता है। भाई सब किसको समझ में नहीं आती है। गौरांग सर को आप सुनिए, एक एक शब्द एक एक वाक्य समझ में आएगा। तो ये सीखने के काबिल है कि आप जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, मनस्थिति हो गया, विचार हो गया, स्पष्टीकरण हो गया, ये ना इतने खूबसूरत शब्द हैं हिंदी में। अब हम हिंदी पत्रकारिता करते हैं, भले बिजनेस जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए और आप कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। तो सर सैल्यूट आपको। उम्मीद करते हैं कि नहीं आपकी ये जो मार्गदर्शन है बाजार को लेकर तो जारी रहेगा ही, आप हिंदी को लेकर भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि लोग अच्छी हिंदी बोलें, लिखें और उसको समझें भी।
बच्चों के मन में भी एक बढ़िया प्रभाव इस चीज का पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास तो यही रहेगा, और मेरे ख्याल से जब तक आप सही शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी मेरे ख्याल से आभास नहीं होगा कि हाँ, ऐसे भी शब्द है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सर, हम सबको प्रेरणा मिलती है, और आपकी मतलब आपकी एनालिसिस के तो हम कायल हैं ही, आपकी भाषा के भी कायल हैं। एक मारुति के ईडी थे शशांक श्रीवास्तव साहब, अब तो रिटायर हो गए हैं वो कंपनी से, बट उनकी उर्दू बड़ी लाजवाब थी, और बाद में मतलब उन्होंने डेवलप की उस चीज को। तो कैसे आप बाद में भी भाषा को बेहतर बना सकते हैं, ये कुछ बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे सामने। चलिए एक काम करते हैं, एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड समझ लेते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, माफी चाहेंगे थोड़ा सा आपको इंतजार कराया, क्या ट्रेड है आपके तरफ से आज? नमस्कार अभिषेक जी, बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से आज के सेशन में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें क्रॉस ऑल सेक्टर देखने को मिल रहा है। अब जो पिछड़ता हुआ सेक्टर था वो है आईटी स्पेस, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आईटी स्पेस पे निगाहें होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंटम हम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी नेम्स जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इनफैक्ट ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक हमारे रडार पर आया है वो है टीसीएस। टीसीएस का 3420 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 64-65 के आसपास ये पर्टिकुलर ऑप्शन अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अंडरलाइन की बात करें तो टीसीएस हमें यहाँ से 3460 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3420 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 46 का स्टॉप लॉस होगा, 90 रुपए पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट होगा 110 का। इसका लॉट साइज 175 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है अप्रोक्सीमेट पर लॉट वो होगा 3500 का। अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 7700 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे टीसीएस के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। टीसीएस के ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह यहाँ पर नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी बहुत शुक्रिया ये कॉल हमें बताने के लिए। 3420 की कॉल खरीदें, 64 से 65 के लेवल्स के अंडर, लक्ष्य इसके 90 के पहले, उसके बाद 110 तक भी जाने का दमखम। स्टॉप लॉस 46 का आपको लगाना होगा। कॉल वर्कआउट करने पर मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट यानी कि अधिकतम मुनाफा 7700 का। अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान भी हो सकता है 3500 का। और इसीलिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो एफएनओ ट्रेडिंग करने से पहले अपने एडवाइजर्स से बात करें, उनकी सलाह लें और उसकी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। 25,100 के लेवल्स के पार इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 100 अंकों की मजबूती पर निफ्टी में तेजी का दौर जो है वो कायम है। बैंक निफ्टी में भी एक्शन है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल काफी दुरुस्त, और ऐसे में ऑटो कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित लेकर जुड़े हैं। समीर बताएं, ऑटो सेक्टर तो लगातार फोकस रेडार पर है, क्या नई खबर है हमारे पास? ऑटो सेक्टर में इस वक्त इंपॉर्टेंट न्यूज या डेवलपमेंट ये है कि जो नए ट्रक्स 8 जून से मार्केट में बेचे जाएंगे या मैन्युफैक्चरर उसको बनाएंगे, उसमें ड्राइवर का केबिन उसमें मैंडेटरी अनिवार्य रूप से एसी होना चाहिए, एसी केबिन होना चाहिए। इस दिशा में सबसे पहला ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट टाटा की तरफ से ये है कि उनके अभी जो नई सीरीज आई है ट्रक्स की, वो पूरी तरीके से उसमें ड्राइवर का केबिन एसी फिटेड उसमें किट लगाई गई है। लेकिन ये मूव या ये कदम आखिर सरकार ने क्यों उठाया? आपको बता दें कि साल 2023 में दिसंबर में सरकार ने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया था कि 1 अक्टूबर 2025 से सभी ट्रक्स में जो कि मार्केट में आएंगे उसमें ड्राइवर केबिन में एसी होना अनिवार्य होगा। उसके बाद में सरकार ने 18 दिसंबर को दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया और ये इस बात को कहा कि 1 अक्टूबर नहीं,
बल्कि सिर्फ 18 महीने का यानी कि 1.5 साल का समय दिया जाएगा और उनको इस नए नियम का पालन करना होगा। और अब ये नया नियम 8 जून 2025 से लागू होता है, जिसमें नए ट्रक जो भी मार्केट में आएंगे उसमें ड्राइवर केबिन, एसी केबिन होना चाहिए। सरकार का मत है कि ये ड्राइवर को बेहतर वर्किंग कंडीशन मुहैया कराएगा, उनके फैटिग यानी कि थकने के कारण कम होंगे और अंततः ये जो रोड पे एक्सीडेंट होता है उसको कमी लाने में काफी हद तक कारगर साबित होगा। हालांकि अगर आप इसको ट्रक मैन्युफैक्चरर के नजरिए से देखें तो उनके लिए जाहिर तौर पे तकरीबन 2 से 3% की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जरूर बढ़ जाती है। यही नहीं, जो ट्रक की एवरेज है उस पर भी तकरीबन 2 से 5% का असर पड़ता है। लेकिन ये माना जाता है कि लंबे समय के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये एक बेहतर कदम है सरकार की तरफ से, और ट्रक मैन्युफैक्चरर्स भी अब सरकार के इस कदम का पालन कर रहे हैं और इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि न सिर्फ ड्राइवर को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा बल्कि सड़क सुरक्षा के नजरिए से ये काफी फायदेमंद आने वाले समय में साबित हो पाएगा। जी बिल्कुल समीर, बेहद ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी हमें बताने के लिए। रोड सेफ्टी पर सरकार का फोकस है और होना भी चाहिए। रीसेंट सर्वे ट्रक ड्राइवर्स इन इंडिया की अगर बात करें, इस सर्वे के मुताबिक एक दिन में ट्रक ड्राइवर ऑलमोस्ट 400 से 500 किलोमीटर का रास्ता नापते हैं और जब ये इतना ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो फटीग होने के पूरे आसार है और इसी की वजह से काफ़ी हद तक रोड एक्सीडेंट्स भी आप देखते हैं। सरकार की इस पर नज़र है और इसी के चलते ये नई ताज़ा डेवलपमेंट, सभी नए ट्रक में अब एसी केबिन्स होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रोड इंफ्रा पर तो फोकस है ही, लेकिन अब रोड सेफ्टी को लेकर भी कई सारे डेवलपमेंट्स और ऑटो पर जुड़ी हुई ये खबर आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और खास सेगमेंट हमारा डीप डाइव रिसर्च। चलिए डीप डाइव रिसर्च में आज क्या कुछ है खास, सीधा आपको सेगमेंट की तरफ ले चलते हैं। डीप डाइव रिसर्च में आज हमारे रेडार पर देश की दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी सुब्रोस है। सुब्रोस पर बेहद खास रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गांव शिंदे से जानते हैं। अभिषेक बताइए, ये शेयर आपके रेडार पर सबसे पहले तो क्यों आया और फ्यूचर के लिए क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं? जी मानसी, अगर सुब्रोस की बात करें तो यहाँ पर ये एक एसी ऑटोमोबाइल एसी सेगमेंट की एक बड़ी कंपनी है। लगभग इसका एसी पीवी एसी और सीवी एसी में लगभग 40% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। बट आज हमने इस शेयर को इसलिए चुना है क्योंकि अभी भी जो समीर ने बताया है कि जिस तरीके से एसी केबिन्स जो है सीवी सेगमेंट में मैंडेटरी हो गए हैं, हमें लगता है कि उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में सुब्रोस लिमिटेड को मिलेगा। क्योंकि अगर देखें तो सीवी सेगमेंट में एसी केबिन वाला जो सेगमेंट है उसका ओवरऑल मार्केट जो है भारत में लगभग 400 से 450 करोड़ का है और सुब्रोस का टारगेट उसमें लगभग 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर हासिल करने का टारगेट है। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्लेयर्स जो है अपने पूरे पोर्टफोलियो को एसी केबिन के साथ जब लॉन्च करेंगे तो सुब्रोस के लिए नए ऑर्डर्स भी डेवलप होंगे और उसके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम भी डेवलप होगी। इसलिए आज हमने सुब्रोस को चुना है। इसके अलावा अगर सुब्रोस को देखें तो इसमें पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट्स आए हैं उसका फ़ायदा कंपनी को लगातार देखने को मिला है। इसके प्रोडक्ट मिक्स में चेंज होते हुए देखने को मिला है जिसका असर जो है कंटेंट पर व्हीकल की तरफ देखने को मिला है, यानी इसकी एएसपीज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसके अलावा कंपनी लगातार जो है अपना नॉन पीवी पोर्टफोलियो जो है इंक्रीज कर रही है। इसके लिए हम बता दें कि शुरुआती दौर में जो है कंपनी अपनी रेवेन्यूज़ के लिए कंप्लीटली जो है पीवी सेगमेंट पर और स्पेशली मारुति पर डिपेंडेंट थी। बट ओवर द पीरियड कंपनी ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई किया है और उसका फ़ायदा पिछले 2 सालों में कंपनी को देखने को मिला है। इसकी लोकलाइजेशन की तरफ कंपनी का लगातार जोर रहा है और लोकलाइजेशन रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके कारण उसके मार्जिन में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। करंटली भी अगर देखें तो 82-84% तक का लोकलाइजेशन कंपनी ने अचीव कर लिया है और कंपनी का टारगेट है कि अगले 2-3 सालों में ये जो लोकलाइजेशन है वो लगभग 90% तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा कंपनी जो है ईवी में भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ाती जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से उसे लगातार ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और मारुति के साथ जो उसका लगातार जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसके कारण जो मारुति की भी नई ईवीज आएंगी उसके भी ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे। ईवीज में जो कंटेंट पर व्हीकल है वो थोड़ा सा आईसीज के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है और उसका बेनिफिट जो है कंपनी को मिलेगा।
इसके अलावा की फंडामेंटल ट्रेंड्स जिसके कारण हमें लगता है कि कंपनी जो है लगातार आउट परफॉर्म करती चली जाएगी, उसकी तरफ मैं आपको इंडिकेट कर दूं तो इसमें FY18 से अगर FY23 तक देखें तो इसका एबिटा मार्जिन में लगातार गिरावट देखने को मिली है, मगर FY24 और FY25 में लगातार एबिटा मार्जिन जो है इम्प्रूव होते हुए देखे हैं। और जिस तरीके से कंपनी का टारगेट है 12% एबिटा मार्जिन तक पहुंचने का, तो ये इंप्रूवमेंट जो है आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। इसी दौर में भी अगर हम देखें तो लगभग 3-4 सालों तक कंपनी की ROEs पर भी प्रेशर रहा था, वो भी पिछले 2 सालों में इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। और ROE का इंप्रूवमेंट, एबिटा मार्जिन का इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ टैक्स रेट में गिरावट, अगर इन तीनों चारों चीज़ों को मैं एड ऑन कर देता हूं तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में कंपनी की जो बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी वो उसकी टॉप लाइन की ग्रोथ से ज़्यादा होगी। और इसका जो फायदा कंपनी को देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जो है हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी अगर देखें तो 3 से 6 महीने या साल भर का भी अगर हम इसके स्टॉक का ट्रेंड अगर देखें तो उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और जिस तरीके से ये तीनों फंडामेंटल्स पॉइंट्स पर इंप्रूवमेंट आ रहा है, इससे साफ लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। इंटरेस्टिंग खबर, बहुत शुक्रिया अभिषेक ये खबर हमें बताने के लिए। और आपको भी बता दें अभिषेक कि जैसे जैसे आप ये खबर का जिक्र कर रहे थे, 5% से सुब्रोस के स्टॉक में 7% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर और उसके बाद ईटी नाउ स्वदेश का डीप डाइव रिसर्च, और इस रिसर्च की इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी हमारे संवाददाता समीर ने आपको ये खबर बताई कि ऑटो सेक्टर के लिए सभी नए ट्रक्स में एसी केबिन जरूरी होंगे। रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की कवायद। और डीप डाइव रिसर्च में अभिषेक गाव शिंदे सुब्रोस पर बात करते हुए, सुब्रोस खास तौर से ऑटो कंपनियों के लिए एसी बनाती है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 42% मार्केट शेयर है कंपनी का, और इसी के चलते हमारे डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा बना। शरण है हमारे साथ। शरण, देखिए 5% की तेजी थी और बात करते करते 7% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त सुब्रोस का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 799 के लेवल्स पर। अभिषेक ने आपको सारे के सारे टेक्निकल्स बताएं, वैल्यूएशंस की तर्ज पर किस तरह से स्टॉक में इस वक्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है ये भी बताया। फंडामेंटल्स की अगर बात करें सुब्रोस के, ये सारे फंडामेंटल्स भी आपके सामने। FY18 to 23 के बीच मार्जिन में लगातार कंसर्न्स देखने को मिले, लेकिन FY23 में एबिटा मार्जिन सबसे निचले स्तर पर देखने को मिला। उसके बाद दूसरी तिमाही में मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। सो वित्त वर्ष 2025 से मार्जिन में सुधार का सिलसिला है। इसके चलते फंडामेंटल्स भी सुब्रोस के वॉच आउट करना चाहिए। टेक्निकली क्या कुछ राय है, कंपनी करती क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, और साथ साथ वैल्यूएशंस की तर्ज पर चार्ट्स किस तरह के नजर आ रहे हैं, मार्जिन का ट्रेंड भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम लेकर आए। सो ईटी नाउ स्वदेश की खबर और उसके बाद डीप डाइव रिसर्च का असर इस वक्त सुब्रोस के स्टॉक प्राइस पर क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार मार्केट चेक भी समझ लेते हैं। इस वक्त मार्केट ने जबरदस्त शुरुआत की, बैंक निफ्टी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस रही और ये आउट परफॉर्मेंस अब भी जारी है। 56,900 के लेवल्स पर इस वक्त बैंक निफ्टी में हम एक्शन के साथ कामकाज देख रहे हैं। 25,000 के पार निफ्टी में अब भी गेन्स कायम है। निफ्टी के मुकाबले आज बैंक निफ्टी की तस्वीर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और ये फ्राइडे सेशन से हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। मजबूती के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। मार्केट की ब्रेथ यानी कि टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया विक्स की तरफ से कंसर्न ज़रूर हैं क्योंकि इंडिया विक्स में हमने 3% की गिरावट फ्राइडे सेशन में देखी थी। आज जब शुरुआत हुई तो फेयर इंडिकेटर में स्पाइक अप थे, लेकिन ये स्पाइक्स अभी फिलहाल बाजार की तेज़ी को रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा खासा एक्शन है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली है। 2.5% के स्पाइक्स अब भी इंडिया विक्स में देखने को मिले हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी नजर होनी चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल भी अच्छी नजर आ रही है। रियल एस्टेट और कंजम्पशन को छोड़ दीजिएगा, वहां पर हम देख रहे हैं एक ब्रीदर है, एक बैक सीट है, लेकिन उसके अलावा PSU बैंक का खेमा, IT सेक्टर, एनर्जी स्पेस, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, ये तमाम सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। मजबूती के साथ ये सारे के सारे सेक्टर्स में आप कामकाज देखेंगे और इन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहे हैं। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और TCS, ये 5 पहले खिलाड़ी हैं जो कि अच्छी मजबूती के बीच सबसे ज़्यादा मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सीधा हेडलाइंस के साथ।